विजिबल। ओके ओके ओके, बस समझ गया, बस ठीक है, वापस कर स्लाइड शो करना है, वापस कंट्रोल क्यों नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ इमरान खान और हम आज लाइव सेशन के साथ जा रहे हैं नियर पीर के प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है लाइव सेशन का वो क्या है। इनसाइट टू योर एफएससी सेकंड ईयर बायोलॉजी कोर्स, यानी आप बायोलॉजी जो सेकंड ईयर का है, जो चूंकि फर्स्ट ईयर की हमारी जो लाइव सेशन है वो कल हो चुका है, तो आज हम जो डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर के बारे में। आपके जितने भी सवाल हैं आपके जहन में घूम रहे होंगे, चूंकि आपके सर पर फिलहाल एक फेवर सवार है, वो किसका है, वो है आपके एग्जामिनेशन का, चूंकि जल्दी आने वाले हैं एग्जामिनेशन। और वैसे भी चूंकि आप प्रमोट होके सेकंड ईयर में आए हैं, तो ज्यादा ही कुछ आपको खौफ है, खतरा है सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन का, चूंकि आपने फर्स्ट ईयर कोई एग्जाम नहीं दिए हुए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एफएससी बायोलॉजी का कोर्स किस तरह से कवर अप किया जाए और किस तरह से आप उसको बहुत कम वक्त में बहुत इफेक्टिवली आप पूरे अपने एफएससी कोर्स में से गुजर सकते हैं और उसको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप एंड इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल। बहुत से स्टूडेंट का जो सवाल मुझसे होता है वो यही है, सर टाइम टेबल क्या बनाया जाए, मुझसे टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है सर। वो सुबह सुबह उठना या कब करें, गर्मी भी है साथ, हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे जो बड़ा मसला आजकल स्टूडेंट के साथ चल रहा है वो है इफेक्टिव टाइम टेबल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने अपनी स्टडी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का टाइम टेबल सेट किया। और हमेशा मैं कहता हूं बेटा स्टडी को एंजॉय करके पढ़ें, आप स्टडी को बोरिंग ना बनाएं, आप अपने सर पर ना सवार करें, बल्कि मैं आज आपको एक ऐसा टाइम टेबल देने जा रहा हूं जो टाइम टेबल आप स्टडी को एंजॉय भी करेंगे और बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप स्टडी भी कर सकेंगे। सो आज के इस लाइव सेशन में हम टाइम टेबल को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जाए हाउ टू एवेल्युएट योर प्रिपरेशन। एवेल्युएशन बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो खाया है वो कितना हजम हुआ है और उससे कितनी एनर्जी आपको मिली है, आपने कितना पढ़ चुके हैं और जितना आपने पढ़ा है क्या उससे आपका आउटपुट इतना आ सकता है या नहीं आ सकता। जितना आप कोर्स स्टडी कर चुके हैं, जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या उसमें से आप वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं जिसकी आपके पास डिमांड है, या जो आपने जहन में एक जहन का नक्शा तैयार किया होता है कि उस नक्शे के मुताबिक हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। सो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडे लाइव सेशन इज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी की होती है, हर एक टॉपिक उनको फिंगर टिप्स पर याद होता है। जब मैं कहूं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है पूरी डिटेल बता देते हैं, जब मैं कहूं मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट के कौन कौन से टॉपिक हैं फिंगर टिप्स पर पता होते हैं, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ले पाते। क्यों? सोचा है क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसकी रीजन ये होती है कि उनके पास वो स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं पेपर अटेम्प्टिंग। पेपर प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन योर पेपर, जो आपके पेपर आने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी भी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, और वो आपके सामने मैं बैठा हूं। मेरी तैयारी बाज़ औक़ात बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन मेरे पास कुछ टेक्निक्स होती थी जिसकी बेस पर मैं बहुत अच्छे नंबर ले लेता था। और शायद मेरे पास वो सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड हालत में मौजूद नहीं होते थे, या मेरे जो ब्रेन में वो मेमोराइज नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ बेसिक टेक्निक्स यूज़ करके मैं बहुत अच्छे नंबर ले लेता था। तो हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम पेपर प्रेजेंटेशन के थ्रू ही एग्जामिनर से नंबर छीन लेंगे। मैं छीनने का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, उसकी रीजन है, क्योंकि बाज औक़ात ये होता है कि एग्जामिनर, आपको पता है कि बाज बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं, तो नंबर कम आते हैं तो मैं अक्सर उनसे पूछा बेटा नंबर क्यों? सर जी वो जो एग्जामिनर है ना वो आज अपनी मिसेज से लड़ के पेपर चेक कर रहे थे तो मुझे नंबर नहीं दिए।
जी जी, ऐसा कभी कभार हो भी जाता है। इंसान के मूड ऐसा होता है कि बंदा हर चीज से उकताया होता है और आगे पेपर आया तो उसको बस क्रॉस कर दिया, बाज का तो किधर का गुस्सा किधर निकल रहा था। लेकिन इस हालत में भी आप उससे नंबर छीन सकते हैं और उसके मूड को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ कैन रिपीटर इम्प्रूवर प्रिपेयर दिस टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इम्प्रूव करने जा रहे होते हैं, तो किस तरह से रिपीटर या इम्प्रूवर अपने मार्क्स में सिग्निफिकेंट इजाफा कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो इम्प्रूवर के लिए बहुत ही एडवांटेजेस हैं या उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो बेनिफिशियल जो उनके पास जो एडवांटेज हैं इम्प्रूवर के लिए वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि आपने परेशान नहीं होना। वो खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, तो मैं भी यही कहता हूं कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो डर गए वो मर गए और जो मर गए तो वो घर गए। तो बात यह है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे एज हैं जो आप इंप्रूवर को हासिल हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, बड़ा जानदार किस्म का सेगमेंट है। और वो सेगमेंट क्या है कि पेपर पैटर्न क्या है, पेयरिंग स्कीम क्या है। और चूंकि ऊपर से पीएमसी ने सिलेबस भी अनाउंस कर दी है, तो अब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं वो आपको एमडी कैट के साथ लिंक करके बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपने नहीं छोड़ने, किसी भी सूरत में स्किप नहीं करने। क्यों? क्योंकि बाज़ वक़्त होता है ना कि आसमान से गिरा खजूर में आटिका। आप एक मुसीबत, अभी एफएससी के पेपर से निकलेंगे, कोई पेपर आपने चैप्टर छोड़ दिया, वो मुसीबत आपके सर से उतर गई, लेकिन खजूर में आटिका, आगे पीएमसी एमडी कैट आपके लिए तैयार है। आप वो चैप्टर छोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन एमडी कैट में उसकी बहुत ज्यादा वेटेज है, तो फिर आपके लिए वो चीज बेनिफिशियल नहीं रहेगी। सो मैं आज आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, और हमारे पास पेपर पैटर्न क्या होगा, पेयरिंग स्कीम क्या है, कौन से चैप्टर हैं जो किसी हालत में आपने स्किप नहीं करने। और अगर किसी ने जैन बना लिया तो जैन बदल दो। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, द रीसेंट अपडेट फ्रॉम ऑल इंटरमीडिएट बोर्ड अक्रॉस पाकिस्तान। क्या क्या अपडेट्स हैं, बोर्ड जितने भी हैं हमारे पास जो पेपर लेने जा रहे हैं, तो इससे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कुछ, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, बाज़ औक़ात ऐसी खबरें चल रही होती हैं जो सिर्फ रेटिंग के लिए चल रही होती हैं, तो बच्चे फौरन क्या होते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, सर ये खबर ठीक है, ये ठीक है। वो घबराते क्यों हो यार, जब नियर पीर है आपके पास, जो मुसद्दका खबर होगी आपको नियर पेयर से मिल जाएगी, तो फिर क्यों घबराना किस बात का। आप फेक न्यूज को लेकर अपने सर पर क्यों सवार कर रहे हो। तो नियर पेयर के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करें, आप क्लासरूम ज्वाइन करें, आपको हर मुसद्दका खबर यहां से मिल जाएगी। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बार बार कोई खबर झूठी बना के पेश करेगा तो आप उसमें खौफ ज़्यादा होकर बात का घर रोना शुरू कर देते हैं, बात सर ये तो खबर बहुत गलत होगी, ये कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। डोंट वरी, परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको सारा देकर, आपको हम जो लेके जा रहे हैं किस तरफ, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर घर में बैठकर आप तैयारी कर सकें। तो उसके लिए आप नियर पीर को फौरन ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको हर चीज वो मिलने जा रही है जो आप घर बैठकर, आपको इस धूप गर्मी में किसी एकेडमी का जो सैर सपाटा नहीं करना पड़ेगा। मेरी बस आई है आज, मेरी वो वैन लेट हो गई है, मैं एकेडमी नहीं पहुंच पा रही हूं, तो घर पर बैठ के आप आराम सुकून के साथ तैयारी करें, टेंशन क्यों अपने सर पर पाली हुई है। सो स्टार्ट, आज हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ टुडे लाइव सेशन, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पर आप बराह रास्त मुझसे पूछेंगे, बराह रास्त नियर पीयर से क्वेश्चन पूछेंगे आपके, सर मेरा ये सवाल है, आप मेरे सवाल को मुझे एक ऐसा जवाब दे दें कि मुझे दोबारा सवाल पूछने की जरूरत पेश ना आए, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो। तो मैं हमेशा कहता हूं हम स्टडी करेंगे क्या, रट्टा लगा के नहीं, कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। तो यहां पर भी आपके कंसेप्ट हम क्लैरिफाई करेंगे। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जो हमारा एफएससी कोर्स है, जो सेकंड ईयर का कोर्स है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एफएससी सेकंड ईयर कोर्स, तो यू नो दैट कि पार्ट 1 का जो कोर्स है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक क्लोज हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी टिल जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट, वहां तक ये कोर्स खत्म होता है। सेकंड ईयर का जो कोर्स स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट हो जाता है। पहला जो चैप्टर है होमियोस्टेसिस, दूसरा चैप्टर है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट,
अब मैं आपको इसको लिंक करने जा रहा हूं, किस चीज से लिंक करने जा रहा हूं, पीएमसी, जो आपके पास मेडिकल, जो किसी भी आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको एमडी कैट कह रहे होते हैं या एनएमडी कैट होने जा रहा होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आपने उसको ध्यान में रखना है। तो आपको पता है, आपने पीएमसी का सिलेबस देखा है जी, तो उसमें से चैप्टर नंबर 15 उड़ गया है, होमियोस्टेसिस वहां से नहीं है। लिहाजा अगर आपने पहले इसको तैयार किया तो ठीक है, बोर्ड के लिहाज से तो आपको हेल्पफुल रहेगा, आप इसको तैयार करें, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड पेयरिंग जो हमारे पास होती है वो चैप्टर नंबर 25 से है, दैट इज इकोसिस्टम। और एक मजे की बात यह है कि बेटा ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये हमारे जो एमडी कैट पेपर है उसके सिलेबस में शामिल नहीं है। लिहाजा अगर आप तैयारी कर चुके हैं आपने बोर्ड के लिहाज से तो वेल एंड गुड आपके लिए, ठीक है, आपने तैयारी की हुई है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर इन पर ज्यादा फोकस ना रखें, क्योंकि एमडी कैट में आपको ये इतना ज्यादा एज नहीं देने जा रहे। लेकिन अगर आपने बोर्ड में पहले तैयारी कर चुके हैं तो उसके लिहाज से बहुत बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इससे आप अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर बिल्कुल आपके कंफर्म है। दोनों चैप्टर आसान है, बिल्कुल इकोसिस्टम में कुछ ही टॉपिक रह गए हैं और वो टॉपिक उसमें से कुछ क्वेश्चन मस्ट आना, या 3-4 गिने चुने टॉपिक है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट, अब स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स जो है चैप्टर नंबर 16 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पीएमसी के सिलेबस में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान मेडिकल जो कमीशन है उसके सिलेबस के मुताबिक जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से जो मसल्स वाला टॉपिक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एएलपी का जो चक्कर है ना, जो बच्चों के जहन में घूम रहा है, वो जी पीएमसी ने कह दिया कि एएलपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब एएलपी के साथ हमारा लेना देनी है, लिहाजा सिलेबस पूरा होगा, तो डरना नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। वो एएलपी में जो टॉपिक नहीं थे वो इधर भी नहीं है, जो एएलपी में टॉपिक नहीं थे वो इधर भी नहीं है। तो यू नो दैट कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से कौन सा पार्ट मिसिंग था, लोकोमोशन वाला पार्ट हमारे नॉर्मल एएलपी में शामिल नहीं था। तो आप लोकोमोशन देख लें, आपके पीएमसी के सिलेबस में भी मौजूद नहीं है। प्लांट मूवमेंट का टॉपिक था तो वो भी पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। लिहाजा आप यहां से बेफिक्र हो जाएं, कुछ भी नहीं है, वो एएलपी आपका पीएमसी ने दे दिया है। तो सो स्पोर्ट एंड मूवमेंट को आपने ज्यादा फेवरेट रखना है, क्योंकि ये हमारे पास क्यों है, पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके दो बड़े सेगमेंट हैं। वो कौन से, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको छोड़ना नहीं है। और वही जो एएलपी का फीवर है ना, तो परेशान नहीं आना, क्योंकि जो सेगमेंट एएलपी में इंक्लूड नहीं है वो पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो मसला हो गया ना हल। कहां से हल हुआ, नियर पेयर से। आपको यहां पर मैंने बता दिया कि आप देखो, बहुत सी आपकी टेंशन, आप थोड़ी सी आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे। क्यों रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि एक जो टेंशन थी, अच्छा वो आपको डरा धमका के सबने डराया होगा, स्ट्रेस दिया। आजकल हम स्ट्रेस बड़ा देते हैं स्टूडेंट को, डरा धमका के, क्योंकि वो बाज वक्त हमने स्ट्रेस का फायदा भी ले रहे होते हैं। तो हमने स्ट्रेस नहीं, हम आपके लिए काम करेंगे। और वो स्ट्रेस क्या है कि जी वो एएलपी में जो पीएमसी ने कह दिया है कि जो एएलपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो पीएमसी का सिलेबस तो पहले आप बच्चों को क्लैरिफाई करो। पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स एएलपी में शामिल नहीं थे, मैक्सिमम टॉपिक वो हमारे पास इधर पीएमसी के सिलेबस में भी नहीं है, जो एएलपी में स्किप थे और वो इधर पीएमसी के सिलेबस में भी स्किप है। लिहाजा परेशान आने की जरूरत नहीं। तो एक स्ट्रेस मैंने आज आपकी इस लाइव सेशन की बदौलत क्या कर दी, कम कर दी। तो सो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में बिहेवियर वाला टॉपिक सिलेबस में पीएमसी के शामिल नहीं है, और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो एएलपी सिलेबस है उसमें भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन के, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अगेन चूंकि ये एएलपी के सिलेबस में शामिल है, पीएमसी के सिलेबस में शामिल है, और पीएमसी के सिलेबस में इसमें ह्यूमन पार्ट है। और अगेन जो एएलपी में नहीं था वो पीएमसी में भी नहीं था। एएलपी में यहां पर आप देखें फोटो पीरियडिज्म वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है, उसमें छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं वो लाइफ साइकिल वो स्किप है। लिहाजा सिर्फ एनिमल जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टोटली हमारे सिलेबस में शामिल है और पीएमसी के सिलेबस में भी शामिल है। लिहाजा इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको ये एमडी कैट में कुछ नंबर देने जा रहा है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसको इतना ज़्यादा एज नहीं दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि पीएमसी में भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले तैयार किया हुआ है और उसकी पेयरिंग के मुताबिक दूसरा चैप्टर एएलपी में अगर शामिल है, बिल्कुल वो 19 के साथ जो 24 का कॉम्बिनेशन अक्सर बनता है, तो एवोल्यूशन वाला चैप्टर चूंकि पीएमसी में शामिल है, तो लिहाजा इसको आप कर भी सकते हैं। आसान है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं चूंकि एवोल्यूशन पीएमसी में शामिल है। क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये अक्सर बच्चे हमेशा इस चैप्टर से बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा होते थे। वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें जब मैं बता रहा होता हूं कि डीएनए टू डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए टू आरएनए, आरएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन जो हमारे पास ट्रांसलेशन। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या बता रहे हैं। तो मैं वही बता रहा होता हूँ जो बुक में लिखा होता है, कोई अपनी तरफ से थोड़ा ही बता रहा होता हूँ। लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें मौजूद थी और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये चैप्टर लगता था, लेकिन अफसोस मुझे हो रहा है। लेकिन आप तो खुश होंगे क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में ये नहीं है, लिहाजा आप इसको अगर नहीं तैयार किया हुआ तो कुछ देर के लिए आप रहने दें। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम में कि कौन से पेयर आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे। सेल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको तैयार कर लें। पीएमसी के सिलेबस में भी नहीं है, लिहाजा आप ज्यादा परेशान इसके बारे में नहीं आना। वेरिएशन ऑफ जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, चूंकि इसका एक्सपेक्टेड पेयरिंग जो होती है वो 18 के साथ होती है, 16 के साथ होती है। अब जो वेरिएशन ऑफ जेनेटिक्स है, ये फुल चैप्टर पीएमसी के सिलेबस में भी शामिल है और इसके वही टॉपिक शामिल हैं जो आपके वो एएलपी में भी शामिल हैं। लिहाजा इस चैप्टर को अगेन बहुत ज्यादा फोकस में रखना आपने। बायोटेक्नोलॉजी से बहुत से फायदे तो ले रहे होते हैं, लेकिन शायद इस बार आप फायदा ना ले पाए क्योंकि पीएमसी में ये शामिल नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन, जो पीएमसी में शामिल है और इसमें से कुछ सेगमेंट रह गए और वही हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं। सो ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इकोसिस्टम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये पीएमसी में नहीं है। सम मेजर इकोसिस्टम, इसमें भी पीएमसी नहीं है। तो उसके बाद मैन एंड इज एनवायरमेंट, ये भी पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सा आपका बर्डन सेकंड ईयर में से कम हो गया। अब मैं आता हूं कि कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, और वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं नियर पीयर पर। तो आप वो जितने भी वो आपके कोर्स हैं वो इस वक्त आपको नियर पीयर, चूंकि आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको वो फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसके लिए आप फेसबुक क्लास रूम पर आएं और वहां से आप ये कोर्स के बारे में अपडेट लें और आप ये कोर्स फ्री में ले सकते हैं। तो वहां पर मैंने तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड पेपर वीडियो लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सो कौन से चैप्टर से जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने जा रहे हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 21 में से शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आने, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। चैप्टर नंबर 23 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। चैप्टर नंबर 26 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। तो ये था हमारे पास जो एफएससी कोर्स, मैंने आपको उसको लिंक करके पीएमसी एमडी कैट के साथ जो पैरेलल प्रेप बहुत से स्टूडेंट ने, चूंकि हमारा जो एमडी कैट जो कोर्स है वो भी बाई किया हुआ है, तो जो बच्चे नियर पीर के प्लेटफॉर्म से एमडी कैट का, और ये भी आपको एक एज है, मैं साथ यहां पर ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि आप किसी भी एकेडमी में आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। देखो आपका टाइम वेस्ट होगा, गर्मी देख लो ऊपर कितनी है, और वहां पर आपको और डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि मैं डराऊंगा नहीं धमकाऊंगा तो वो मार्केट में जो चीज सेल कर रहे हैं वो कैसे बिकेगी। तो यहां पर आपको घर में, मैं सबसे आजकल के जो आपका वक्त चल रहा है इसमें सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयारी क्या होगी, ऑनलाइन घर बैठ के सुकून के साथ घर बैठे, और नियर पीर आपके पास पूरे एमडी कैट के लेक्चर मौजूद हैं। पूरा एमडी कैट का कोर्स आपको प्रोवाइड करता है और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर, मतलब ना उसमें जस्ट वो आपको बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पर, और हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो कोई लैंडलॉर्ड हो या बहुत एक आम बंदा हो, वो उसको बाई कर सकता है। वो आपको कोर्स अवेलेबल होंगे, आप घर बैठें और उसको अपने एफएससी के साथ सिंक्रोनाइज करें। मैं बता रहा हूं क्या, सिंक्रोनाइज करें, देखें कि कौन सा पीएमसी के सिलेबस में भी शामिल है, एफएससी के पेपर में भी आने जा रहा है। आप उसका नॉर्मल एफएससी के लिहाज से भी तैयार करें, वही वीडियो आप
आप एमडी कैट का जो कोर्स बाई करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, तो आपकी तैयारी डबल भी हो जाएगी और साथ आपकी किसकी तैयारी हो जाएगी, आपकी एमडी कैट की भी तैयारी हो रही है। तो पैरेलल प्रेप का ये मतलब होता है, ये नहीं कि आप चले जाएं एकेडमी किसी में बैठ जाएं 3-4 घंटे वहां पर जाया करें और उसके बाद वहां पर आपको उड़ रात धमका कर इस सफर में बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और टेंशन से फ्री। मेरे पास, मैं बाय गॉड आपको कह रहा हूं कि मेरे पास एक बच्चे का ये मैसेज है, सर मैं फलां सेटअप में गई हूं और वहां जाकर क्या हुआ कि मैं और स्ट्रेसफुल होके आ रही हूं। तो मैंने उसको यही मशवरा दिया, बेटा घर बैठ के आराम सुकून के साथ पहले जो एक मुसीबत आई है उसको अपने सर से टालो, एफएससी तो करो ना अच्छे नंबर से, और अगर आपको एमडी कैट की भी तैयारी करनी है साथ, तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, टाइम बच जाएगा। तो अभी टाइम को सेव करके घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हो। सो आज का जो ये पहला सेगमेंट है यहां तक खत्म होता है। तो मैडम इकरा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई इसके बारे में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। फर्स्ट थैंक यू सेगमेंट। सर। जी जी जी, हमारे पास क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि आप जो न्यू पेयरिंग स्कीम है उसको आगे जाके डिटेल में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। और जी 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 मीनवाइल सर एक और पॉइंट भी है, कुछ स्टूडेंट्स की ये भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास इम्प्रूवर्स भी हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको भी मोटिवेट कीजिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू। जो फुल आप हमारे पास पेयरिंग स्कीम है वो मैंने आगे दी हुई है, अभी तो मैंने सिर्फ पीएमसी के साथ लिंक करके बता रहा था। अब मैं फुल पेयरिंग स्कीम भी आगे मेरे पास मौजूद है, टाइम टेबल है, और बिल्कुल रिपीटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास कुछ पॉइंट्स है आज, वो हम डिस्कस करेंगे। सो मैं नेक्स्ट अपना सेगमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ड्राफ्ट एंड इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल। ये वो टाइम टेबल है जो अक्सर मैं यूज करता था और मैं हमेशा स्टडी को एंजॉय करके पढ़ता था, बड़ा हमेशा रिलैक्स खुश खुश पढ़ रहा होता था, हर तरफ टेंशन का माहौल चल रहा था और मैं हंस रहा होता था। क्यों? क्योंकि मैं उसको बोरिंग नहीं बनाता था। तो सबसे पहले आप क्या करें, सुबह सुबह अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, क्योंकि सुबह के वक्त आपका दिमाग बड़ा फ्रेश होता है, आप सो के उठ रहे होते हैं, बहुत ही फ्रेश हालत में होते हैं और आपका दिमाग बहुत सी चीजों को पिक कर सकता है। तो उस वक्त आप सुबह सुबह उठें 4 से 4:30 AM, आप उठकर सबसे पहले अल्लाह के नाम से ये काम स्टार्ट करें, फजर प्रेयर अदा करें, उसके बाद थोड़ी सी आप कुरान की तिलावत करें, इससे आपका दिल को बहुत ज़्यादा तकवीयत मिलेगी। उसके बाद आप रिलैक्स होकर क्या करें, अपना वो सब्जेक्ट ले लें जो आपके लिए सब्जेक्ट ऑफ लाइफ है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। चूंकि ये सबसे ज्यादा आपको पीएमसी में भी इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है और नॉर्मल भी सबसे ज्यादा जो एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए होता है वो बायोलॉजी होता है। तो चूंकि आप सुबह सुबह फ्रेश हैं तो यहां पर आप बहुत अच्छी चीजें जब पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा आप फ्रेश फील करेंगे, तो आप बायोलॉजी को 1 घंटा देख सकते हैं सुबह 4:30 से 5:30 AM तक। उसके बाद आप करें थोड़ा सा नाश्ता करें, आप जब सुबह उठे तो ज़ाहिर आप फौरन नाश्ते के लिए ना बैठ जाएं, ज़ाहिर आपका, मैं अब टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत सी चीज़ें और भी हैं, मैं इसको आपको लिंक कर सकता हूं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के साथ। बेटा जब बंदा बहुत खा लेता है ना, बहुत खा लेता है, बहुत खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, यू आर मोस्ट ऑफ द ब्लड इज शिफ्टेड टुवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ सारा ब्लड जा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको हजम करने के लिए वो काम कर रहा है। अब दिमाग को उस वक्त जो सप्लाई ब्लड की है वो रुक जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ये नहीं है कि मुकम्मल रुक जाती है, कम हो जाती है, मैक्सिमम ब्लड इज शिफ्टेड टुवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता है खाने खाने के बाद हमेशा नींद आ रही होती है, जितना टून होगे खाएंगे इतना और टून होगे, तो लिहाजा इतना ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा अपने पेट के अंदर गुंजाइश रखनी है और बार बार नहीं खाना, ताकि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन की तरफ जाए और आप फ्रेश फील करें। और यू नो दैट चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वहां पर आपने पढ़ा ब्रेन इज 85% वाटर, दिमाग के अंदर 85% पानी है। तो फिर अगर आप फ्रेश रहना चाहते हैं तो पानी पिए ना, फिर क्यों इधर उधर घूमते हैं। तो 85% आपका दिमाग के अंदर पानी है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन, आप चूंकि गर्मी का सीजन है तो पानी अपने पास रखें, सुबह सुबह अच्छी तरह से पानी पिए। उसके बाद आप जितना आप नहार पेट होंगे आपका दिमाग इतना स्ट्रांग वर्क करता है, ठीक है। कम साना, कम जो बोलना और कम खाना अक्ल की अलामत है, ठीक है। तो इसकी साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बता दिया। सो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करें, उसके बाद फिर आप 5:30 से 6 बजे तक। और यहां पर भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इफेक्टिव टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं कैसे करता था। बेटा आप केमिस्ट्री करने जा रहे हैं ना, केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके पास डिजिट्स हैं, टेबल्स हैं, टेबल बना लें आप अपने टाइम टेबल, उस वो जो छोटे छोटे टेबल बनाए हुए हैं आपने, कोई आपने एलिमेंट्स की क्या लिखी हुई है, कोई उनके वैकेंसी लिखी हुई है, एलिमेंट्स की जो वैलेंसी लिखी हुई है, उनके कोई आपने डिजिट्स याद करने हैं, वो कोई डेट्स याद करनी है, कोई न्यूमेरिकल याद करने हैं, या कोई
कोई चीज़ें मेमोराइज से रिलेटेड है, छोटे छोटे टेबल बनाएं अपने, जो आपका जो टाइम आपके पास होगा टेबल फॉर ब्रेकफास्ट, तो उस पर आप सामने लगा दें। साथ साथ आप खाना खा रहे हैं और साथ साथ एक नज़र उस पर पड़ रही है, तो सारी पिक्चर आपके जहन में जा रही है। तो ये है किस तरह से आप इफेक्टिव यूज करेंगे। आप उसको बोर ना करें, सामने बस आप एक कप चाय का पी रहे हैं और साथ साथ उस टेबल पर नजर बना। तो मैं हमेशा यही करता था, टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, चूंकि कम वक्त में ज्यादा आप कैसे काम कर सकते हैं। सो उसके बाद 1 घंटा आप केमिस्ट्री के वो टॉपिक को दें जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, चूंकि फ्रेश हैं आप, सुबह सुबह सबसे मुश्किल चैप्टर को आप टाइम दे दें। फिर हमारे पास मैंने यहां पर कॉलेज टाइम भी, कल मैं लाइव सेशन एक सुन रहा था फर्स्ट ईयर का, तो बच्चों का क्वेश्चन था, सर हमने कॉलेज जाए, हम नियर पीर को पढ़ें, तो क्यों कॉलेज में जाकर नियर पीर नहीं पढ़ सकते? आप पढ़ सकते हैं। कैसे? वही मैंने लिखा, यूज इट इफेक्टिवली। ये जो कॉलेज टाइम है आपका, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं 7 से 4 बजे, मैं इतना टाइम आपको दिया, सुबह 7 से 4 बजे तक टाइम आपको दिया है, ये आपका कॉलेज टाइम है। अब यहां से एक डिफ्रेंशिएशन होगी, तफरीक होगी किसके दरमियान? वो बच्चे जो टॉपर होंगे और वो बच्चे जो जस्ट पास होंगे। जो इस टाइम को इफेक्टिवली यूज करेंगे बेटा, वही कामयाब होंगे और बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब होंगे। मैं क्या करता था, अगेन छोटी छोटी चिट बना लें, छोटे छोटे आप नोट्स बना लें, और बिल्कुल नियर पे तो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है ना, तो वहां पर कोई वीडियो निकालें। आप वैन पर बैठे हुए हैं या तो वहां पर आप वो वीडियो देख रहे हैं, आप उसके बाद कॉलेज में पहुंचे, आपको पता है कि आज टीचर नहीं आए, आज क्लास नहीं हो रही है, आप एक साइड पर बैठ जाएं और अपनी वीडियो निकाल के देखना शुरू करें। अगर मोबाइल फोन अलाउ नहीं है बहुत से कॉलेजेस में, अगर अलाउ है तो फिर आप वो नियर पेयर की वीडियो वहां पर देख सकते हैं। आपको सारा चीजें आपके पास आपके एक फोन में मौजूद हैं। सो टेक्नोलॉजी का यूजफुल एस्पेक्ट आप सीखें कि कैसे टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करना। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके पास कोई अगर क्लास नहीं हो रही है तो इधर एंजॉय क्यों कर रहे हैं? अभी तो वो टाइम नहीं है ना। अब आप क्या हैं, डू एंड डाई सिचुएशन में, आप अपने सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होंगे, एक्टिव हो गए, रन एंड फाइट है। तो अब अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, वो आज डॉक्टर बन चुके हैं, वो आज इंजीनियर बन चुके हैं, वो आज प्रोफेसर बन चुके हैं, वो आज किसी कामयाबी की सीट पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? दे हैव यूज देयर टाइम इफेक्टिवली। उन्होंने अपने टाइम को द बेस्ट यूज किया। और कैसे यूज किया? जो बच्चे होते थे ना कॉलेज टाइम में, कभी इधर घूमे कभी उधर गए, सर मैं जा रही हूं पानी पीने जा रही हूं, सर वो फ्रेंड ने बुलाया है, सर वो ना हम आज बाहर जा रहे हैं, बंक करके जा रहे हैं। तो अभी बंक नहीं करना, अभी आपने उस टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है। कैसे यूज करना है? साइड पर बैठ जाएं, आप एक पूरा चैप्टर याद कर सकते हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है बेटा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए उसी कॉलेज टाइम में, आधे घंटे में जो आप जाया कर रहे थे, तो आपको 2 नंबर का एज होगा उस बच्चे से जिसने ये टाइम यूज नहीं किया। तो कॉलेज में इस टाइम को, इतना ज्यादा टाइम है, इफेक्टिवली यूज करें। तो फिर क्यों नियर पीर आपको रोक रहा है कि कॉलेज ना जाएं? नहीं, नियर पीर नहीं रोक रहा है। नियर पीर कह रहा है कॉलेज के अंदर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करें। कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। साइड पर बैठ जाए। मैं ऐसे करता था, हम सुबह सुबह मैं कॉलेज चले जाते थे, असेंबली टाइम होता था, तो असेंबली टाइम से पहले बहुत ज्यादा टाइम था। बाकी स्टूडेंट क्या करते थे? बाकी स्टूडेंट इधर उधर खुशगपियां हाँक रहे होते थे, तो मैं क्या करता था, एक साइड पर बैठ जाता, बल्कि हमारी पूरी क्लास ऐसी थी, हम एक साइड पर बैठ जाते थे और हम कुछ ना कुछ याद कर रहे होते थे। और सारे प्रोफेसर, सारे टीचर हमसे बहुत खुश थे कि ये बच्चे बड़े मेहनत करने वाले। तो ये मिसाल आपको इसलिए दी है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करके। फिर आप वापस घर आ गए, आप घर पहुंचे, तो मेंटल ब्रेक भी जरूरी होती है। यार ये दिमाग को क्यों इतना मतलब बार बार इसको चलाई जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी रेस्ट चाहिए ना। आए आराम सुकून के साथ, मामा खाना दे दें, मामा खाना दे दें, मामा ने खाना दिया आपने, और उसके बाद बड़े फ्रेश होके आप 4 से 5 बजे तक कुछ देर के लिए रेस्ट कर लें। इसको कहते हैं मेंटल ब्रेक। आप 1 घंटा रेस्ट कर लें और बहुत ही आप फ्रेश फील करेंगे, बहुत फ्रेश फील करें। स्ट्रेस बिल्कुल वो कॉलेज वाली जो आपके जहन में किसी ने डाली होगी, अच्छा वो फलां अकेडमी में एमडी कैट का सेशन ज्वाइन करो वरना आप डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उस स्ट्रेस से निकलेंगे, वापस एक फ्रेश होकर आप जब सो के उठेंगे तो फ्रेश होंगी। फिर क्या होगा? आप अगेन फ्रेश हैं तो फिर फिजिक्स को पकड़ लो, 1 घंटा आप फिजिक्स को पकड़ लिया, उसके बाद
इंजॉयमेंट एंड प्रेयर। आप जो मगरिब का वक्त होता है ना, इसमें कुछ रेडिएशन इफेक्ट ऐसे होते हैं कि इसमें थोड़ा सा आप ऐसा करें, कोई काम ना करें जो स्टडी से रिलेटेड हो, क्योंकि और ज्यादा स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी। तो मगरिब जब अजान आने से कुछ देर के लिए, मैंने यहां पर लिखा 6 से 7, 7:30 तक, इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हैं क्योंकि टाइम मगरिब का चेंज हो रहा होता है। तो आप कुछ देर के लिए जाकर खेलें। आप हमेशा स्टडी को, मैंने कहा, स्ट्रेसफुल ना बनाएं, एंजॉय उसको करें। आप अपना कोई खेल खेल लें, जो बाहर जाकर फिजिकल वर्क वाला खेल खेलें, यानी मोबाइल पर बैठ के गेम खेलना शुरू करें। तो वही बात है कि बच्चा था कि वो उसको बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आप ना ऐसा क्या करें, कोई खेल खेलें। वो आया, पूरा पूरा महीना वो गेमिंग करते रहा, कहाँ पर वो पबजी खेलता रहा, और उसके बाद वो और मोटा होकर बाहर में गया। तो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मैं तो और मोटा हो गया। तो डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि मैंने आपको कहा था कि गेमें कुछ कुछ गेम करें, तो आपने उस पर अमल नहीं किया। उसने कहा मैंने बहुत अमल किया, मैंने पूरा 1 महीना जो पबजी खेली है। तो ये वाली खेल नहीं खेलनी है। आप थोड़ा सा स्क्रीन से हटें, आप बाहर जाएं, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, आप क्रिकेट खेल लें, आप बैडमिंटन खेल लें, या कोई आउटडोर एक्टिविटी कर लें, या इनडोर आप किसी के साथ वॉक कर लें, बहुत अच्छी गपशप करें अदर देन स्टडी। आप स्टडी को आप जहन में नहीं रखना। आप मेंटल ब्रेक होगी, आप नमाज पढ़ें मगरिब की, उसके बाद फिर आप फ्रेश हो गए। नमाज पढ़ने के बाद फिर आप फ्रेश हुए, चाय की एक चुस्की ले लें। और क्यों मैं चाय की चुस्की की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा है ना, इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन नर्वस सिस्टम। तो जब वो चाय में निकोटीन होगी तो वो क्या करेगी, निकोटीन क्या करेगी, जाकर जितने भी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग को क्या करती है, तेज कर लेती है। इसलिए आपको पता है कि इंसान बड़ा फ्रेश फील करता है चाय पीने के बाद। या बिलखुसूस जो लोग जो चाय के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो चाय पीने के बाद बंदा शाच मिजाज हो जाता है, क्योंकि आपका वो जो ब्रेन से मैसेज आ रहा होता है ना, उसके मैसेज के आने की रफ्तार बढ़ जाती है, तो इंसान बड़ा एक्टिव फील करता है। उसके बाद आप बायोलॉजी को फिर आप 1 घंटा दे दें। उसके बाद आप चले जाएं केमिस्ट्री की तरफ, और केमिस्ट्री में आप फिर 8:30 से 9:30 तक इसको 1 घंटा दे दें। फिर हमारे पास आ जाता है जो फिजिक्स न्यूमेरिकल और विद लाइट म्यूजिक। मैं पहले कह रहा हूं स्टडी को एंजॉय करें। आप देखें कि मैं क्या करता था, मैं ये करता था जहां पर न्यूमेरिकल आते थे ना, आपको पता न्यूमेरिकल आप बैठ के कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो तो क्या मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। रात के बाद हल्का सा म्यूजिक लगा लें, आप प्रोग्राम लगा लें, कोई हल्का सा वो कोई चैनल। आप ज्यादा मैं कोशिश कर रहा होता था रेडियो वगैरह यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसमें पिक्चर सामने नहीं आ रही होती थी, तो बैकग्राउंड में वो चल रहा होता था, बहुत लाइट म्यूजिक, और साथ में न्यूमेरिकल कर रहा होता था। क्या मजा आता था न्यूमेरिकल करने का यार, कसम से। मैं कहता था यार न्यूमेरिकल ही होती है जिंदगी में, तो क्या मजा था। मैं तो वो पूरा सेशन में अपना साथ म्यूजिक भी इंजॉय करता और साथ न्यूमेरिकल भी करता। तो क्या मतलब, कोई फिजिक्स मुश्किल होगी, बड़ी आसान होगी ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 10:30 का टाइम हो गया, और उसके बाद हैव अ नाइस ड्रीम, सो जाएं। और 10 से लेकर 11 से लेकर 12 तक 1 घंटा, और 12 से लेकर 4:30 तक या 4 बजे तक आपके पास 4 घंटे। ये इमरजेंसी सिचुएशन में 5-6 घंटे काफी होते हैं, एनफ होते हैं आपकी नींद के, कम से कम 6 घंटे, क्योंकि 1 घंटा मैंने दिन का ऐड कर दिया है, और ये 5 घंटे। 6 घंटे बेटा आराम सुकून के साथ नींद करके बंदा फ्रेश ही रहता है, कोई इशू नहीं है। अभी इन हालात में आप ऐसा कर सकते हैं, बाद में फिर जितना मर्जी सो जाना, कोई इशू नहीं है। आज का ये जो दूसरा सेगमेंट हमारा इफेक्टिव टाइम टेबल, तो आपको थोड़ा सा स्टडी को एंजॉय करने का तरीका समझ आएगा। अब यहां पर आपने देखा कि आपके पास नियर पीर है, तो एक आपको एज हासिल है कि आप बहुत अच्छा टाइम टेबल भी बना सकते हैं, घर बैठकर सारी तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन द नियर पीर क्लासरूम को ज्वाइन करें। यहां पर क्वेश्चन मुझसे पूछें डायरेक्ट। आप देखें कि आपके पास इंस्ट्रक्टर आपके मोबाइल में पास बैठा है, तो आप एकेडमी में उसको क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या जरूरत है। और आपको पता है एकेडमी में टाइम, मैं एकेडमी में पढ़ाता था तो 30 मिनट का मेरे पास टाइम होता था, 30 मिनट का एक लेक्चर होता था, और 30 मिनट के लेक्चर में मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाता था, क्वेश्चन बच्चों के नहीं पूछ सकता था। मैं क्या किया, मैंने क्या कि ऐसा ना हो कि हम ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं या हम फेसबुक ग्रुप बना लेते हैं। तो हमने फेसबुक ग्रुप पर बच्चों को डायरेक्ट जो एक्सेस दी है कि बच्चे क्वेश्चन पूछें। मेरे पास रोजाना पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं, और मैं हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देता हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस बात के गवाह हैं, वो आपको नीचे जो भी मेरा लाइव सेशन है वहां पर कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि सर हर जगह पर हाजिर रहते हैं। और मैं आपको फेसबुक क्लासरूम को ज्वाइन करें, नियर पीर के फौरन ज्वाइन करें, कांटेक्ट करें। मैं आपको आंसर करूंगा। आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते यार, डरते क्यों हो?
मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सो ज्वाइन करें आप वहां पर। तो ये बड़ा इफेक्टिव टाइम टेबल था। तो सो नेक्स्ट हाउ टू वैल्यूएट योर प्रिपरेशन, नेक्स्ट सेगमेंट से पहले मैं मैडम इकरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो उसको ले लें। थैंक यू सर। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं जिनको कंसिस्टेंसी इशू है, वो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करें। सेकंड, हमारे जो फेसबुक से एक क्वेश्चन आया, मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। काइंडली एलेबोरेट लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, व्हिच चैप्टर शुड वी कवर इन दिस टाइप्स। ओके क्वेश्चन, ओके मैं आंसर करूं? यस प्लीज। ओके हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम ये जो टाइम टेबल है ये इस पर हम कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। देखिए जैसे जैसे आप इसको डेली थोड़ा सा, हर काम का इनिशिएटिव मुश्किल होता है, हर काम का इनिशिएटिव मुश्किल होता है, लेकिन जब वो इनिशिएट कर चुका होता है बंदा, उसके बाद वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट बन जाता है। देखें बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं फौजी उस इंतहाई टेंस माहौल में, लेकिन उसको एंजॉयमेंट एक एंजॉयमेंट का जरिया बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसमें शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आप अलार्म लगा लें, आप सुबह 4 बजे का, एक नहीं 4 अलार्म लगा लें। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने तो कुछ स्पेशल बंदे को रखा था, उन्होंने कहा अगर मैं नहीं उठता ना जोर से आकर मुझे दफा लगा दो। तो दफे वाली बात मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप दफा लगाएं, लेकिन आप ऐसा करें, अलार्म लगा रहे। देखो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं जब होता था ना, मैं क्या करता था, मेरे जहन में एक अलार्म होता था, सबसे बड़ा अलार्म आपके जहन में होता है। मैं आपको बता रहा हूं और जो चीज बता रहा हूं बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं। मैंने अगर एक जहन बना लिया ना, मैंने सुबह 4 बजे उठना, एग्जैक्ट 4 बजे ही मेरी आंख खुल जाती थी। क्योंकि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तो इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ हो जाता है। पहले दिन मुश्किल होगा, दूसरे दिन मुश्किल होगा, लेकिन तीसरे दिन आप लाइव हो जाएंगे। इसके लिहाज से जो आप आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। आप देखें ना, हैबिचुएशन में यही होता है कि एक टफ सिचुएशन से गुजरते हैं, फिर बंदा उसका हैबिचुएट हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको शुरू में मुश्किल फील जरूर होगी, लेकिन स्टिक टू इट, आप इस पर कायम रहें, कायम रहें। अलार्म लगाएं अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है उस चीज को, तो आप कह दें कि नहीं, अब जो मेरा टाइम है स्टडी का, तो इसमें मैंने स्टडी ही करनी, जैसे मैं करता था। जो मेरा स्टडी टाइम है, मुझे घर वाले जो मर्जी कहें, मैंने कहा नो नो नो, इट्स माय स्टडी टाइम, मैं इसमें कोई नहीं, मेरा एंजॉयमेंट टाइम है, तब आ जाना, मेरा उस टाइम में आ जाना, मैं आपसे जो बात करेंगे मैं आपसे बात करूंगा, अभी नहीं। तो आप चूंकि अभी आप जो आपका जो ये टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में आप ये कर सकते हैं। तो इसको कंसिस्टेंसी के साथ आप ये अलार्म का सिचुएशन यूज करें, अलार्म जरूर लगाएं। और उसके बाद आप इसको सोर्स ऑफ एक दिमाग पर बर्डन ना बनाएं। आप कहेंगे यार मैं क्या करता था, मैं बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं आपको। मैं वेट करता था उस टाइम का जब मैंने वापस म्यूजिक सुनना है, वो फिजिक्स के न्यूमेरिक का लाइट म्यूजिक के साथ सुनने हैं। मैं वेट करता था वो मगरिब से पहले एंजॉयमेंट के टाइम का। तो वो जो वेट था ना, तो उसके लिए फिर बंदा कुछ भी कर देता है। देखें जब इंसान को आगे मंजिल अच्छी नजर आ रही हो ना, तो उसके लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, जान कुर्बान कर सकता है। तो ये टाइम उसके लिए क्या है, तो मंजिल आपके सामने बहुत अच्छी है। तो आप ये जो छोटी छोटी खुशियां है ना, इनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें अपनी जिंदगी में। ये नेक्स्ट खुशी क्या है, मैं सुबह सुबह उठूंगी, मैं सुबह सुबह उठकर फ्रेश हवा लूंगी, बाहर गहरे से सांस लूंगी, तो ये आपकी खुशी है। उसके बाद अच्छा, मैंने उसके बाद 1 घंटा है ना, 1 घंटा मुश्किल से गुजर जाएगा, मैं नेक्स्ट ब्रेकफास्ट करना है, बड़ा मजा आएगा। तो ये आपके लिए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट बन जाए। फिर अच्छा ये बायोलॉजी पढ़नी है, आज ये टॉपिक मैंने पढ़ना है, बड़ा मजा आएगा, आज मैंने ये टारगेट सेट किया, ये चैप्टर मैंने तैयार करके ही उठना है। तो फिर वही बात है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। फिर आप नेक्स्ट वेट करें कब का, असर का वेट करेंगे। अच्छा मैंने अब इंजॉयमेंट करनी है, तो उसकी जो वेट में इंसान जितना मजे का पड़ता है ना, क्या मैं आपको बताऊं, वो मेरे अंदर वो फीलिंग है, मैं कहता हूं मैं अभी दोबारा स्टूडेंट बन जाऊं, मैं दोबारा स्टूडेंट बन जाऊं। तो एक है। दूसरा, लाइफ प्रोसेसेस में जो चैप्टर, दूसरा क्वेश्चन था कि जो पीएमसी के सिलेबस में लाइफ प्रोसेसेस वाले टॉपिक है, उसका क्या मतलब है। बेटा लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है हमारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो जो नियर पीर के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह बुक भी हम जल्दी पब्लिश करने वाले हैं। इसके अलावा वहां पर भी मैंने सारी की सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तमाम वो सिलेबस जो आपका शामिल है किस में, पीएमसी में, सारा आपको एक बुक में मिल जाएगा। वो नियर पीर के प्लेटफॉर्म से ही पब्लिश होगी इंशाल्लाह। उसके लिए भी दुआ करें कि वो बहुत जल्द मार्केट में आ जाए, विद इन अ वीक। तो लाइफ प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूं, आप चैप्टर नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में,
चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जो है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सिर्फ वो वाला सेगमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस में जो पीएमसी में शामिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, कंप्लीट टॉपिक इसमें शामिल है। एक ये हो गया लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल। नेक्स्ट चले जाएं चैप्टर नंबर 13 पर, गैसेस एक्सचेंज में, वहां पर सिर्फ ह्यूमन वाला जो टॉपिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, वो स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन इन मैन से टिल एंड तक, वो सारा आपने करना है। वो छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पर, वहां पर लाइफ प्रोसेसेस जो कुछ प्लांट्स में डिस्कस किए गए वो भी सेगमेंट दिए हुए हैं, और लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल वाला सेगमेंट है, वहां पर ब्लड वाला सेगमेंट है। जो चैप्टर नंबर 14 में जो ट्रांसपोर्ट इन मैन जहां से स्टार्ट होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे कंपोनेंट हैं, ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये जहां तक लाइफ प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं। फिर आगे जब सेकेंडरी आ जाती है, वो उसमें होम्योस्टेसिस शामिल नहीं है, वो सेपरेट है। तो लाइफ प्रोसेसेस वाला भी आपका क्वेश्चन खत्म। कोई और क्वेश्चन है तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। सर मजीद क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन बस एक कंसर्न है स्टूडेंट का जिनके इवनिंग कॉलेज है, वो किस तरीके से आपका टाइम टेबल फॉलो करें, इसको ब्रीफली बता दीजिए। हाँ, जिनके इवनिंग कॉलेज है तो आप इसको जो वो शुरू वाला जो वक्त है बिल्कुल जहां पर मैंने कॉलेज टाइम दिया हुआ है, तो आप उसको तो इस टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकती हैं। आप अपने इस कॉलेज टाइम को आप ऊपर नीचे लेके जा सकती हैं। आप देख लें कि आपका टाइम कहाँ है, तो इसको आप खुद मॉडिफाई करें ना। ये तो मैंने आपको एक बेसिक आपको रेफरेंस दिया है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप उसको खुद अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर लेंगे। आपका इवनिंग कॉलेज है तो फिर आप जो वो जो इवनिंग वाला सेगमेंट है वो उठाकर आप मॉर्निंग में ले जाएं, और फिर इवनिंग में आप क्या करें, कॉलेज को टाइम दें, और वहां पर भी ऐसे ही टाइम देना जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो आप वापस आएंगे तो तकरीबन मगरब का वक्त अगर हो गया तो फिर रेस्ट कर लें। मगरब के बाद रेस्ट क्या करें, एक बहुत बुरी आदत बनी हुई है हम लोगों में, तो कि हम असर और मगरब के दरमियान सोते हैं। यहां पर सोने से जो कुछ रिसर्च क्या रही होती है कि दिमाग की जो एबिलिटीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ चूंकि वो सूरज ग्रूब हो रहा होता है, उस वक्त कुछ रेडिएशन इफेक्ट होते हैं इस तरह के। तो सो इस वक्त में आपने नहीं सोना। उसके बाद आप सो सकते हैं मगरब के बाद, नमाज पढ़ के बाद, या आप बहुत जल्दी आ जाती हैं तो जोर और असर के दरमियान आप सो सकते हैं। तो आप टाइम टेबल को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप जाहिर है जिनके लिए इवनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनके लिए तो बहुत मजे का टाइम है। वो मॉर्निंग इतना बड़ा जो टाइम मॉर्निंग वालों का जाया हो रहा है, वो आप बड़ा इफेक्टिवली इसको यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ज्यादा एज है इवनिंग वालों के लिए। तो मॉर्निंग वाला इतना खूबसूरत टाइम जो सुबह सुबह का होता है, वो तो आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। जी, कोई और क्वेश्चन? सर वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट। जी स्टूडेंट जो है वो ये पूछ रही है कि अगर उन्होंने कोई और फील्ड ज्वाइन करनी हो अदर देन एमबीबीएस आफ्टर एफएससी, तो काइंडली 3-4 फील्ड्स बता दीजिए जो कि लाइमलाइट में है इस वक्त, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। ठीक हो गया। ओके, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा मैं एक वाइड इंसान हूं, आई एम अ टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं ना जो डॉक्टर बन रहे होते हैं, डॉक्टर नहीं बनते, टीचर की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंजीनियर बन रहे होते हैं, वो इंजीनियर नहीं बन पाते, तो वो साथ टीचिंग कर रहे होते हैं। हमने टीचिंग को एक क्या ना एक बिल्कुल एसेसरी सा समझा हुआ है। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश क्या थी कि मैं एक लेक्चरर बनूं। और मैं आपको बताऊं कि मेरी ख्वाहिश थी, जब इंसान अपनी ख्वाहिश हासिल करता है ना, तो फिर उसको वो चीज़ मुश्किल नहीं बल्कि इंजॉयमेंट लगती है। मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं लेक्चर देकर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं बुखार है तो मैं लेक्चर देता हूं तो मैं ठीक हो जाता हूं, क्योंकि मेरा उस प्रोफेशन के साथ पैशन भी है। मैं उसको एंजॉयमेंट बनाता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कॉलेज खुलते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब कॉलेज बंद होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि बेटा सिर्फ डॉक्टर बनना ही जिंदगी नहीं है, सिर्फ इंजीनियर बनना ही जिंदगी नहीं है। जॉइन दैट प्रोफेशन जो इसका आपको पैशन है जो आपको क्या, जिसके लिए आपके जज्बा है। तो अपने पैशन के मुताबिक आप प्रोफेशन को क्या करें, अडॉप्ट करें। अब उसमें बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब बच्चों का अक्सर क्वेश्चन पूछा ये मुझसे होता है कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन करें। सर वो फलां ने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन कर लो, फलां ने कहा था वो बायोकेमिस्ट्री ज्वाइन कर लो, फलां ने कहा था ये कर लो, फलां ने कहा। तो ये नहीं है बेटा, प्रोफेशन कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है। बुरा इंसान का किरदार होता है। यू आर द बेस्ट डॉक्टर इफ यू आर बेस्ट।
अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस की हुई है लेकिन आपका उसका नाम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं, बस आप जैसे पता नहीं कितने इंजीनियर हैं, तो बोलता कौन है? द बेस्ट बोलता है, हर फील्ड में द बेस्ट बोलता है। अगर कोई प्रोफेसर है तो बहुत से प्रोफेसर है, हर बंदा आजकल टीचिंग कर रहा है, बट नाम उसका होगा तो दो जो क्या होगा, पार्ट टाइमर नहीं होगा, द बेस्ट होगा, जो उसको फील्ड समझ के करेगा, जो उस फील्ड का माहिर होगा, जो इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। आप ज्वाइन कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं, आप द बेस्ट इंजीनियर होंगे, तो हमेशा नाम किसका बोलता है? द बेस्ट, द बेस्ट लायर, द बेस्ट डॉक्टर, द बेस्ट प्रोफेसर, द बेस्ट जज, द बेस्ट आर्मी ऑफिसर, द बेस्ट, जो हमेशा द बेस्ट की ही स्कोप होता है, किसी चीज का स्कोप नहीं होता, लेकिन स्कोप किसका होता है? द बेस्ट का। तो फील्ड जो भी ज्वाइन करो, जो आपका शौक है, लेकिन उसमें वो कर गुजरो जो कोई नहीं कर सकता, वो करो जो किसी ने नहीं किया। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, मैं हमेशा कहता हूं मदर साइंसेस को ना छोड़ा करें। मदर साइंसेस वो होती हैं जहां से बाकी ब्रांचेस निकलती हैं। आप एफएससी के बाद जाना चाहते हैं तो आप बॉटनी को जरूर टच करें। देखें, मैं वो आपके सामने वो हूं जिससे मुझे बॉटनी का बारे में इतना नहीं पता था, शायद मैंने इतनी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैं बॉटनी में आया हूं, मैंने इसको अंदर से देखा, तो आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, शुक्र है मैंने बॉटनी रख ली थी। हालांकि सब लोगों से आप राय ले लें, कहेंगे कि बॉटनी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि रीजन ये होती है कि हम के उसके स्कोप का नहीं पता होता है, हमें नहीं पता हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो आप बॉटनी की तरफ जा सकते हैं, बीएस जो बॉटनी की तरफ, बीएस केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। केमिस्ट्री में आपके पास क्या ऑप्शन है? देखें, केमिस्ट्री में ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका पीपीएससी के थ्रू आपने टीचर बनना है तो वहां पर आप किधर जा सकते हैं? एज ए लेक्चरर, प्रोफेसर फ्रॉम केमिस्ट्री की तरफ आप जा सकते हैं। साथ आप बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री में आपके लिए जितनी भी जो लैब्स होती हैं, मेडिकल लैब्स होती हैं, इनके कोर्स करके आप इस तरफ जा सकते हैं। केमिस्ट्री में आप इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री में स्कोप ज्यादा है, केमिस्ट्री में स्कोप ज्यादा है। आप केमिस्ट्री की तरफ, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो केमिस्ट्री को ज्यादा है, मेरा अपना शौक बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की तरफ था, तो स्टिल मैं केमिस्ट्री को अपनी वाकई जिंदगी की केमिस्ट्री समझता हूं। उसके बाद बॉटनी की तरफ जा सकते हैं, इसमें भी स्कोप बिल्कुल बॉयज के लिए बहुत ज्यादा है। बॉयज के लिए, बॉयज बॉटनी में बहुत कम होते हैं, और जो अच्छे बॉयज होते हैं वो हमेशा आगे निकल आते हैं। हम अपनी पूरी क्लास में 2 स्टूडेंट थे, बाकी सारी लड़कियां थी। तो बात यह है कि बॉयज के लिए बॉटनी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर काम है। केमिस्ट्री में लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग की तरफ, चूंकि आप मेडिकल उस तरफ जा नहीं सकते, उसका भी चांस होता है कि आप एडिशनल मैथ देकर आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकें। वो भी एक सेगमेंट है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट है जोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, उसमें भी चांसेस ज्यादा है। आप वाइल्ड लाइफ की तरफ जा सकते हैं, आप फिशरीज की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आप जोलॉजी में सिलेक्ट हो सकते हैं, आप बायोलॉजी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सो बड़ा एक लंबी फील्ड है। आप देखेंगे आजकल जितने भी अच्छे टीचर हैं उनकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है, अच्छे टीचर की डिमांड ही बहुत ज्यादा है। मार्केट में अच्छा टीचर नहीं मिलता जो हर जगह पर। तो आप मदर साइंसेस को ना छोड़ें, ये होती है मदर साइंसेस, बाकी होती है छोटी छोटी। देखो फिजियोथेरापिस्ट बड़े पड़े हैं, फिजियोथेरापिस्ट बहुत ज्यादा बड़े पड़े हैं, आप क्या करोगे फिजियोथेरापिस्ट इतना ज्यादा करके? लेकिन अगेन मैं कहता हूं कि अगर आपका पैशन है, आपका जज्बा है, तो फिर मस्ट डू, क्योंकि आप जज्बे से इंसान बाज वक्त वो चीज कर गुजरता है जो किसी ने नहीं की है। तो मार्केट भरी आने के बावजूद भी आप टॉपर हो सकते हैं। तो जो आपका शौक है ना, उसको ना छोड़ें। तो ये मदर फील्ड है, इनको आपने हरगिज नहीं छोड़ना है। बायोकेमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री होगी, बॉटनी होगी, जोलॉजी होगी, और उसके बाद बिल्कुल एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन दूसरा भी होता है, वो पीएमसी जो होती है, जो आर्मी के थ्रू, आर्मी मेडिकल में आप जा सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद आप जो बॉयज हैं, और बिल्कुल आप गर्ल्स को भी एनटेक होती है आर्मी में, वहां पर आप जो कमीशन अप्लाई करके उस तरफ जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी उसके बारे में मुकम्मल, अभी बहुत सी और भी डिटेल हैं, आई विल रिक्वेस्ट नियर पीर के आप एक कोर्स सेशन, मैं कोशिश करूंगा कि वो एग्जाम के बाद ही हो, क्योंकि ये सारी बातें एग्जाम के बाद की हैं। और अगर एग्जाम के दरमियान में भी कहीं एडमिशन ओपन होते हैं तो मैं इस पर एक लाइव सेशन और दूंगा कि व्हाट फील्ड हैव टू, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड जो आपके लिए ओपन है आफ्टर यूर एफएससी और एमडी कैट के बाद। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको बहुत सी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होंगी। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, लेट्स कंटिन्यू। ओके, हाउ टू वैल्यूएट योर प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। तो उसका जो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एवेल्यूएशन कैसे करते हैं? तो टेस्ट होता है।
मैं इस सेगमेंट पर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, बड़ी बड़ी एकेडमीज में काम किया है, और इस सेगमेंट को हमेशा जिस बच्चे ने बहुत अच्छा और सीरियस लिया है, मैंने आज उसको एक कामयाबी की मंजिल पर देखा है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि ये जो कॉपी पेस्ट वाली बात है ना, इसको छोड़ दें। बेटा अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हैं तो फिर किसके साथ सिंसियर होंगे? जब आप खुद नकल करके लिख रहे हैं। अब मैं आपको कहता हूं, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट में सेंड नहीं कर सकता हूं जो पर्सनल मैसेज होते हैं, बहुत से बच्चों की ऐसी बातें आती हैं। वो कहती हैं फलां अकेडमी में गई, वहां पर टेस्ट सेशन चल रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट सेशन चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, कोई देखने बोलने वाला नहीं था। पेपर बच्चों को दिया हुआ था और बच्चे एक दूसरे का देख के लिख रहे थे। तो जब बच्चे एक दूसरे का देख के लिख रहे हैं तो इससे इसका क्या फायदा? देख के एक दूसरे का लिख रहे हैं तो इससे क्या मिलेगा उनको? वो उन्होंने तो अपना सारा काम कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एवेल्युएशन का बेस्ट तरीका क्या है। बेटा सबसे पहले अपने साथ सिंसियर हों। अपने साथ सिंसियर होंगे और कॉपी पेस्ट से बचेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, वो क्या करते थे, सर पेपर बना दें काइंडली, सर पेपर बना दें काइंडली। मैं पेपर बना देता था, वो पेपर पैक करते थे अपनी बुक के अंदर, चले जाते थे घर, पूरा चैप्टर तैयार किया, उस चैप्टर के बाद वो बुक बंद की, पेपर निकाला। फर्स्ट टाइम आप पेपर देख रहे हैं, जब तैयारी कर चुके हैं उसके बाद पेपर अब देख रहे हैं, पेपर देखा, लिखा, अटेम्प्ट किया, दूसरे दिन मेरे पास लेके आए, सर जी इसमें गलती क्या है। तो टेस्ट का मतलब क्या है? टू नो योर मिस्टेक, आप कहां गलती कर रहे हैं, और गलती यही कर रहे हैं कि आप चीटिंग करके लिख रहे हैं। जब आप चीटिंग करके लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि आपने गलती कहां से की है? गलती करने अगर कोई इंसान गलती करता है तो इसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जो गलती आप छोटे लेवल पर करते हैं उसकी इस्लाह हो सकती है, लेकिन जो गलती आप बड़े लेवल पर करेंगे उसकी इस्लाह नहीं होगी। मतलब आप यहां पर चीटिंग करके लिख रहे हैं, आपकी गलती की इस्लाह नहीं हुई है, अब आपको पेपर में बैठ गए, अब आपको चीटिंग करने नहीं दी जा रही है, तो आप वो क्या इधर उधर देख रहे हैं, आंखें पाड़ पाड़ के एक दूसरे को। अच्छा वो अकेडमी तो बहुत अच्छी थी, वो तो सिस्टम बहुत अच्छा था। हमारे पास एक सिस्टम में पेरेंट टीचर मीटिंग में एक पेरेंट आ गए, उन्होंने कहा मेरा बच्चा तो इस एकेडमी में हमेशा टेस्ट सेशन ज्वाइन किया और इस टेस्ट सेशन में द बेस्ट नंबर लेता रहा, तो एग्जामिनेशन में कैसे वो फेल हो गया? तो बच्चा क्या करता था, चूंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे ले लिए हैं, पैसे लेने के बाद उन्होंने बस बच्चे चीटिंग करके लिख रहे हैं, नंबर भी दे दिए, बच्चे भी खुश, पेरेंट भी खुश, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वहां पर चीटिंग नहीं करने दी गई तो प्रॉब्लम्स होगी। तो यहां पर आपको नियर पीर में ऐसी चीज नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमने दिया हुआ क्या सेशन दिया हुआ है, अब ये बच्चे को डायरेक्ट भेज देते हैं पेपर। अब वही बच्चे नियर पीर को ज्वाइन कर रहे हैं जो अपने साथ सिंसियर हैं, वो नियर पेयर को ज्वाइन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो पेपर हम उनको दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, पेपर सेंड कर रहे हैं और पेपर वो चेक करके वापस भेज रहे हैं, हम रिमार्क्स दे रहे हैं कहां गलतियां हो रही हैं, इससे उनकी गलती की इस्लाह हो रही है। बाकी जगहों पर ऐसा नहीं होता कोई गलती। तो टेस्ट का मतलब होता है आपको जायजा लेना कहां आप गलती कर रहे हैं। आप अगर छोटे लेवल पर अभी आप टेस्ट सेशन, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन पेपर मुझे भी आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि जिनको बराह रास्त मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं नंबर, तो उनको भी मैं इसी तरह से रिमार्क दे के भेज रहा हूं, नियर पीर के प्लेटफॉर्म से आ रहे होते हैं, नियर पीर के ही बच्चे मुझे सेंड कर रहे होते हैं, तो मैं उनको रिमार्क्स लिख के भेज रहा होता हूं कि बेटा इसमें ये करें। डायग्राम अभी मुझे 3-4 आई हुई थी, सारी डायग्राम में मजीद क्या बेहतरी करें। तो सो एवेल्युएशन का बेहतर तरीका क्या है, टेस्ट सेशन। सो टेस्ट सेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। और टेस्ट सेशन वो नहीं है कि फलां को ज्वाइन कर लें, फलां को ज्वाइन करो, कोई फायदा नहीं है। टेस्ट आपके पास आना चाहिए, जहां मर्जी से उड़ के आ रहा है आपके पास टेस्ट, और वो टेस्ट द बेस्ट बनना होना चाहिए, ये नहीं कि जस्ट खाना पूरी की हुई है। तो यहां पर मैं टेस्ट सेशन को मोस्टली सुपरवाइज कर रहा होता हूं। टेस्ट सेशन को ज़रा ह्यूमन एरर होती है, बाज का छोटी मोटी अगर ह्यूमन एरर हो जाती है वो एक सेपरेट चीज है, बट ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं एक बहुत स्टैंडर्डाइज टेस्ट पेपर बनाकर वो अपनी टीम के थ्रू आप तक भेजा जाए। तो चैप्टर वाइज आप टेस्ट दें, आपको जो चैप्टर तैयार हो गए पहले उसका टेस्ट दें। अब उसमें आपने क्या करना है, चैप्टर का आपने टेस्ट दे दिया, चैप्टर का टेस्ट देने के बाद आपने देखा कि इसमें फलां फलां गलतियां हुई हैं, नोट यूर मिस्टेक, नोट यूर मिस्टेक, नोट यूर मिस्टेक। क्यों बेटा, मैं कहता है कि मोमिन हमेशा एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता,
जो अच्छा इंसान होता है वो ये गलती रिपीट नहीं करता। तो यहां पर आपको पता होगा क्या गलती की, तो तब उसको रिपीट नहीं करेंगे ना अपने फाइनल पेपर में, तो अपनी मिस्टेक को पहले लिखते जाए। अब चैप्टर नंबर 1 आपका क्लियर हो गया, ओके हो गया, मुझे ये कंफर्म होता था जब ये बिल्कुल एरर फ्री हो जाता था, मुझे तसल्ली, शुक्र मेरा चैप्टर 1 तो अब कंप्लीट है, मुझे अब एग्जामिनेशन तक इसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे क्वार्टरली की तरफ। अब क्वार्टरली पेपर में क्या होगा कि आप बुक वो सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, 3-3 4-4 चैप्टर हम बना लेते होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप ज्यादा फोकस आपका वो चैप्टर होगा जिसमें मिस्टेक ज्यादा थी, पहले उसको कवर अप करो, उसके बाद आप दूसरी तरफ जाओ। फिर हम आ जाते हैं हाफ बुक पर। हाफ बुक में क्या होगा कि अब स्टिल आपकी जो मिस्टेक थी वो हाफ बुक में उस चैप्टर को सबसे पहले करें, फिर बाकी चैप्टर को रिपीट कर दें। अब देखें साथ साथ आपकी गलतियां रेक्टिफाई होती जा रही हैं। रेक्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्योरिफिकेशन प्रोसेस। और फिर फुल बुक की तरफ आ जाएं। अब फुल बुक में आप देखें कि आप इनमें चेक करते जाइए आपकी गलतियां कम हो रही हैं ज्यादा हो रही हैं। जो गलतियां हो रही हैं क्या आपने नोट की थी, जब नोट की थी वो कवर हुई है, अब कवर हुई हैं तो फिर रिलैक्स चिल करें। सो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट जो सेशन नियर पेयर पर यही है बेटा कि यहां पर हम आपको गलतियां भी बता रहे होते हैं। बाकी जगहों पर क्या हो रहा होता है, पेपर आते हैं ऐसे, एग्जामिनर उधर तरफ देख रहे होते हैं ऐसे से, बस 4 नंबर ठीक है, 4 नंबर ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास जो टेस्ट सेशन के बारे में, तो नियर पेयर टेस्ट सेशन को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट सेगमेंट है, मैं जल्दी से उसको एंड पर क्वेश्चन सेशन ले लूंगा, टाइम चूंकि कम बचा है हमारे पास, तो मैं पेपर जो पैटर्न है इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। बेटा पेपर पैटर्न पर मैं एक वीडियो पूरी भी बना दूंगा बाद में, और नियर पेयर से भी आपको मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपने अपने मार्कर जो होते हैं, जिनको पॉइंटर कह रहे होते हैं, ये बड़े अच्छे रखने हैं, कटे हुए पॉइंटर, ताकि ये इस तरह की बड़ी खूबसूरत सी लिखाई आपको मिल सके। आपको सिर्फ ब्लू मार्कर या पॉइंटर अलाउ होता है, आप एक इंक पेन यूज करें और बाकी डिफरेंट फॉन्ट साइज के ये पॉइंटर यूज करें। आपने मेन हेडिंग देनी है तो क्या उस बड़े जो बोल्ड जिसका फॉन्ट साइज बड़ा हो उससे मेन साइज लिखें, सब्जेक्टिव टाइप। फिर उससे छोटी हेडिंग है तो उससे लेस जो फॉन्ट साइज का वो यूज करें। तो पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसमें आप प्रॉपर जो लाइन ड्रा करें, उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त आपने ये चीजें जरूर लिखनी है। और ये देखें बहुत एक अच्छा जो सब बोर्ड के पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उसका ये पेपर है, उसमें से कुछ सेगमेंट मैंने निकाले हुए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत उसने सब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है। पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है, हमेशा अल्फाज को तरतीब से और बराबर लिखना, दिस इज कॉल्ड पेपर प्रेजेंटेशन। ये लाइन लगी हुई है, उसके ऊपर आपने देखे तमाम वर्ड क्या है, बराबर हैं, तमाम वर्ड क्या है, बराबर हैं। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज किया हुआ है, आप ऑल कैपिटलाइज लिख सकते हैं, कोई इसमें जो आपको रुकावट नहीं होती है। और आप इस तरह से पैमाने की मदद से नीचे डबल लाइन जरूर लगाएं, एक सॉलिड लाइन होगी, एक थोड़ी सी बारीक लाइन होगी। ये आपके इफेक्टिव जो पेपर होगा। इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, बहुत लेंथी ये एक सेगमेंट है, इस पर पूरी वीडियो भी आपको जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। अब ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन में मैं ये टेक्निक्स बड़ी यूज करता था। वो टेक्निक्स मेरी क्या होती थी, मैं हमेशा क्या करता था कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे आता है और जिसकी प्रेजेंटेशन में सबसे बेस्ट बना सकता था वो सबसे पहले करता था। तो बेटा आपने क्वेश्चन पेपर को ही, से फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं सेक्शन 1, तो सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 1, ठीक है। अब उस सेक्शन 1 में कोशिश करें कि सेक्शन 1 में जितने आपने चैप्टर अटेम्प्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सारे इसमें लिख दें। तो वो अगर आप क्वेश्चन नंबर इस सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, 2 करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं तो फिर पार्ट 1 लिखेंगे। और इसमें पूछा गया व्हाट इज लाइफ, तो आप सिर्फ यहां पर कैपिटल रूप में लिखेंगे लाइफ। जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगी और बिल्कुल क्वेश्चन 1 खत्म हो जाएगा, आप एक लाइन जरूर लगाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ये होगा कि जो आपको क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है वो सबसे पहले लिखे, उसके बाद उससे कम उससे कम, क्योंकि एग्जामिनर शुरू से आपके बारे में सोच लेगा कि बच्चा कैसा है। हमेशा आप किसी के घर जाते हैं, आपको एक घर वाला खाना देता है, वो खाना में क्या देता है, बहुत अच्छे रोस्ट वगैरह सारी डिशें मौजूद होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं ऐसे टेबल पर फेंक के चला जाता है। तो एक घर में आप जाते हैं, वहां पर सिर्फ आपको दाल ही देता है वो खाने में, लेकिन उस दाल को बड़ा सजा कर डिश के अंदर, फिर उसने सैलड बड़ा अच्छा प्रॉपर्ली अरेंज किया हुआ है, आपको पेश करता, आप कहते हैं वाह मजा आ गया यार, क्या खाना उसने दिया है, क्या उसने खाना प्रेजेंट किया है। ये है पेपर प्रेजेंटेशन। 2
बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, दोनों ने द बेस्ट लिखा हुआ है, यानी अपना मटेरियल वाइज द बेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक ने प्रेजेंट अच्छा नहीं किया, एक ने प्रेजेंट अच्छा किया हुआ है। तो जिसने प्रेजेंट अच्छा नहीं किया उसने अगर बेशक थोड़ा कम भी लिखा हुआ है, इतनी डिटेल नहीं लिखी है, तो वो भी उससे क्या हो जाएगा, उसको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और मैं इस टेक्निक को यूज करके बाद का नंबर छीन लेता था, एग्जामिनर से नंबर छीन लेता था। आप प्रेजेंटेशन से छीन सकते हैं, इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट होने की वजह से। ये एक पेपर अटेम्प्टेशन का मैं आपको बताया, सेक्शन 1 लिखे, फिर क्वेश्चन 2 1, और फिर ये देखें कितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। आप दोनों तरफ भी लाइन लगा सकते हैं। इस लाइन का मकसद क्या है, मैंने इस लाइन से बाहर नहीं निकलना। बाजू का तो बच्चे तो यहां तक लिखे होते हैं। अब देखें, ये सिमेट्री इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिमेट्री। बेहतरीन सिमेट्री होगी तो प्रेजेंटेशन गुड होगी। कोई वर्ड इधर लिखा हुआ, कोई इधर लिखा हुआ, ये क्या सिमेट्री होगी। तो सो बराबर लिखें। फर्स्ट जब भी पैराग्राफ शुरू करें थोड़ी सी लाइन छोड़कर, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको पेश भी कर दूंगा पेपर प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो रिपीटर के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रिपीटर मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो लोग होते हैं रिपीटर जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, और अगर ये थोड़ा सा अपने माइंड को ज्यादा फ्रेश कर लें और इस चीज को जहन में बैठा दें कि हम बहुत अच्छा करेंगे, तो वो सबसे अच्छा कर सकते हैं। आप देखें कि एक मैं हमेशा कहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का हौसला भी नहीं बदला है। शो के सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। ये वो लोग हैं जिन्होंने रास्ता नहीं बदला, ये वो लोग हैं जिन्होंने रास्ता नहीं बदला, जिन्होंने कश्ती नहीं बदली, लेकिन अभी मंजिल नहीं पाई है। सो अपनी मंजिल पर आपने स्टिक रहना है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो बेटा आपने, चूंकि आपने उसी जज्बे के साथ वो काम जारी रखना है, आपके सामने मंजिल है। मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं रिपीटर के लिए, कि जो कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, आपके पास किस चीज की कमी है कि नहीं कर सकते। वो पंजाबी के मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा कर दे मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा कर दे मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने फाड़ के सीना पत्थरां दा। जिन्होंने उगना होता है ना, वो पत्थरों का सीना नहीं देखते, छोटी सी जो सीडलिंग होती है पत्थर में से निकल आती है। तो बेटा आए मत करें, आप उन लोगों में से हैं दैट कैन डू। इंसान जब ये सोच ले कि आई कैन डू, तो ही मस्ट डू, ही कैन डू। तो एक बात, एक और हमेशा में बात कहा करता हूं कि बेटा जो लोग नॉर्मल गुस्ल करते हैं वो हमेशा कपड़े बदलते हैं, और जो लोग पसीने से गुस्ल करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, तकदीर बदलते हैं, और जो लोग खून से गुस्ल करते हैं वो तारीख बदलते हैं। तो तारीख बदलने वाले बनो ना, तो आप वो काम कर सकते हो। तो रिपीटर ने बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आपने हौसले के साथ कि यार हमें ये एज है कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, हमने सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, हमने उन बच्चों से भी ज्यादा पढ़ा हुआ है, हम पीएमसी में भी ज्यादा करेंगे, तो पीएमसी में रिपीटर के लिए बहुत अच्छा चांस है। लिहाजा इस जज्बे के साथ एफएससी भी करो और एफएससी के नंबर लेके जाओ। तो आपने चूंकि बहुत सी चीजें पढ़ी हुई हैं, आप एक बार उस गलती कर बैठे, आपके पास आप गलती उसकी इस्लाह हो चुकी है। जो फ्रेश लोग हैं अभी उन्होंने गलतियां करनी है, आप गलती कर चुके हैं, अब आपने क्या मंजिल की तरफ जाना, अब आप मंजिल पा लेंगे। तो आप सोच लें इसको, आपने मंजिल कैसे पानी है। तो आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, आप बार बार इवैल्यूएट करें, घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। पेपर पैटर्न है, पेयरिंग स्कीम जो एएलपी के मुताबिक है। अब इसमें जो सेक्शन 1 है, आपको पता है कि इस पर पूरी वीडियो मैंने भी बनाई हुई है। पेपर पर डिफरेंट सेक्शन होती हैं। सेक्शन 1 में आपके होंगे एमसीक्यूज। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें 17 एमसीक्यूज होंगे, 17 मार्क्स के होंगे। सबको पता है हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। किन किन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, वो चैप्टर 15 16 19 21 26 एंड 27 में से हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17 18 20 22 23 20, इनमें से हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 17 एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज आपने करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि जिन बच्चों ने नियर पेयर को ज्वाइन किया होता है उनके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मस्ट रिमेंबर दैट, आपने देखना है, आपने क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। 30 मिनट के बाद आपसे एमसीक्यूज पेपर ले लिया जाएगा। और एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है आपने बबल जरूर फिल करना है। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या है, डी है। ऊपर से आपने देखना आपके पास क्वेश्चन पेपर पर होगा, राइट ऑप्शन डी है, तो आपने डी सर्कल को फिल करना है, पूरा सर्कल फिल कर देना है। ठीक है, तो ये सर्कल फिलिंग जरूरी है और ये गलती नहीं करनी।
एक कुछ बच्चे होते हैं इसको कट करके यहां पर भी फिल करते हैं, एक बार गलती करके ना छोड़ दें उसको, छोड़ दें, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, अब नेक्स्ट चले जाए। आप ओवर कटिंग ना करें, इससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। तो बेटा कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए आप अपना पूरे पेपर का इंप्रेशन क्यों खराब करने जा रहे हैं एक नंबर के लिए। तो सो ओवर कट इसमें राइटिंग नहीं करनी है, ये सारी चीजें नहीं करनी। नेक्स्ट हम आते हैं पेपर सेक्शन एंड क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन नंबर 1 किसकी थी, वो एमसीक्यू की। सेक्शन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन की, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन के आगे पार्ट्स होंगे। 3 क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसमें टोटल मार्क्स होंगे 44 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू पेयरिंग, मतलब कौन कौन से चैप्टर में से आने हैं। इसमें से आपने अटेम्प्ट करने एनी 8, यानी 4 क्वेश्चन का आपके पास मार्जिन है, 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ वही 8 करें जो आपको आते हैं, वही चैप्टर सेलेक्ट करें जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने ही करने। सो टोटल मार्क्स 16 होंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू पेयरिंग, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करने एनी 6, और टोटल मार्क्स होंगे 12। तो इन सबको जमा करके 44 मार्क्स मान जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग क्या होगी, जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिनमें से आपने टोटल 12 में से 8 करने, वहां से चैप्टर 15, 16, 18, 26 और 27 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब चैप्टर 15 और 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से आने थे। अब आपके पास मार्जिन कितना था, टोटल 12 क्वेश्चन करने, आपने कितने, आपने करने हैं 8 करने, यानी 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, वो आपने नहीं करने। तो वो क्वेश्चन आप कोई एक पूरा चैप्टर भी स्किप कर सकते हैं, यानी चैप्टर नंबर 15 पीएमसी में नहीं, आप बेशक अगर आपने याद नहीं किया पूरा छोड़ दें, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी जो आने वो भी नहीं करने, जो लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं करना। सो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 18, 26 और 27 हर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 27 को मैंने रेड किया हुआ है चूंकि ये जो चैप्टर है इसमें से जो क्वेश्चन भी 2 आने शॉर्ट क्वेश्चन, लिहाजा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप इसको छोड़ भी सकते हैं, चूंकि पीएमसी में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से चैप्टर नंबर 17, 22, 23, 25 में से क्वेश्चन आने हैं, और हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब यहां पर भी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन का मार्जिन है, आप पूरा को चैप्टर स्किप कर सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 23 को स्किप कर सकते हैं, चूंकि वो पीएमसी में नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं आ सकता। तो इसमें से ना लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको छोड़ दें, पूरा चैप्टर की टेंशन खत्म हो गया। पीएमसी में भी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 24 में से, इसमें से आपके पास जो मार्जिन होता है 3 क्वेश्चन का होता है। चैप्टर नंबर 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 20 किसमें शामिल नहीं है, वो पीएमसी में शामिल है, ये पूरा आप छोड़ सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से आप अपनी पेपर पेयरिंग सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में हमेशा 8 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 5 में से आपने करने 3, 2 पूरे लॉन्ग क्वेश्चन मीन 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आप चैप्टर छोड़ सकते हैं, उनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से साइड पर रख सकते हैं। हाँ, बाकी उसकी तैयारी कर सकते हैं अगर वो पीएमसी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होती है ये सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ग्रीन कर दिए। ये ग्रीन इसलिए ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं आपको पीएमसी के लिहाज से, लिहाजा इन चैप्टर को ज्यादा फोकस में रखना। 15 एंड 25 अगर आपने तैयार किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप इसको याद रखें, रिपीट भी कर दें, तो आप एफएससी में जो कम से कम नंबर तो ले लेना, तो आप इसको कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सेगमेंट है। लेकिन इन चैप्टर में से ये पेयर आप में से 17, 27, 17 तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी लिहाज से, क्योंकि पीएमसी में इसमें सेगमेंट बहुत ज्यादा है। 17 की पेयरिंग है, 27 तो 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो याद रख लेना। तो ये पेयर आपने हर सूरत में करना है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास जो 18 एंड 22, ये तो किसी सूरत में आपने नहीं छोड़ना। क्यों नहीं, 18 रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स से है, तो इसको अभी से सही टफ करके तैयार कर लें, क्योंकि पीएमसी में ये दोनों टॉपिक शामिल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 19, 24, इसमें से 24 जो एवोल्यूशन वाला, ये जो पीएमसी सिलेबस में शामिल है लेकिन 19 नहीं है, तो ये आप 24 कर सकते हैं, साथ 19 भी कर ले, छोटा सा उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 9 है जो 16 एंड 20। अब 16 में स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला टॉपिक पीएमसी में शामिल है, लेकिन 20 में क्रोमोसोम डीएनए नहीं है, तो इसमें से आप कोई ऑप्शनल कर ले, कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तो आपके पास मार्जिन ज्यादा, आपने करने कोई से 3 है इनमें से, अब आपने सेलेक्ट करने को कौन से करने कौन से नहीं करने। बट इसको आप अगर छोड़ भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना। अगर एफएससी को अभी आपने ज्यादा जहन में रखना है तो फिर 15 और 25 बड़ा अच्छा आपके पास ऑप्शन होगा। सो हमारे पास जो रिसेंट अपडेट फ्रॉम ऑल इंटरमीडिएट बोर्ड अक्रॉस
पाकिस्तान क्या कहें, नो मोर शफकत नो मोर प्यार, एग्जामिनेशन के लिए बच्चों सब हो जाओ तैयार। तो यही रिसेंट अपडेट है कि अब कोई शफकत नहीं आनी है, नो मोर शफकत नो मोर प्यार, एग्जामिनेशन के लिए बच्चों हो जाओ तैयार। तो रोना नहीं है इसकी तरह, जैसे बेचारा रो रहा है, वो पेपर हो रहे हैं, तो आपने रोना नहीं है, नीर फिर आपके साथ है। तो यहाँ तक हमारे पास जो सेशन था, थैंक यू। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ हम जाएंगे, गुड लक। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो मैं मैडम इकरा से कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर दें। ओके सर, थैंक यू, गुड जॉब। मैं स्टूडेंट से कहूँगी कि वो हैंड रेस करें, और मीनवाइल अगर हमारी ये जूम की मीटिंग एंड हो जाती है तो उसको कनेक्ट करने के लिए न्यू लिंक भी मौजूद है यहाँ पे, स्टूडेंट्स उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक एक करके स्टूडेंट्स को अनम्यूट करती हूँ, आप उनके क्वेश्चंस को सुनिएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक हो। सर, वी हैव शान सर विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 के, और ऊपर से ये भी बता दें कि हम कौन सा पेयर जो है वो सबसे बेस्टली ऑप्ट करें। मीन आपने तो काफी सारे स्किप भी करवा दिए ना कि वो पीएमसी में नहीं है, और मीन कि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन ना आ जाए हाईली कॉन्सेप्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये भी कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 शीट्स होती हैं। तो एक शीट पर यानी कि एक शीट यानी 4 साइड्स ऑफ अ पेज, तो एक पेज पर हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मुझे एक्सपेक्टेड भी यही था, क्योंकि आजकल बच्चे यही पूछ रहे हैं। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर, इट इज़ द क्वालिटी दैट मैटर। सबसे पहली बात है कि पेपर आप जब लिख रहे हैं तो जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज मींट बाय होम्योस्टैसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल। नो, आपने सिर्फ, उसने पूछा क्या है, व्हाट इज मींट बाय होम्योस्टैसिस, उसने पूछा होम्योस्टैसिस के बारे में, तो मेन हेडिंग बिल्कुल सेंटर में, आपने बिल्कुल पेपर के सेंटर में आपने लिखने होम्योस्टेसिस, सारे बोल्ड वर्ड लिखने, कैपिटल एंड बोल्ड, नीचे 2 अंडरलाइन करनी, जैसे मैंने जो प्रीवियस में सेगमेंट में आपको पेपर सेगमेंट वाली में बताया। उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज होम्योस्टेसिस डेफिनेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, तो दूसरा सेगमेंट है इसका इंपॉर्टेंस। एग्जामिनर ने ये चीज चेक करनी है कि आपने इन 2 का आंसर उसको दिया है कि नहीं दिया है। होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, उसकी डेफिनेशन सिर्फ है, पहला सेगमेंट छोटा सा है, और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये थोड़ा सेगमेंट, दोनों के नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो एग्जामिनर के पास की होती है, उसको पता होता है। तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस में आपने डेफिनेशन जरूर बतानी है, और रोल पूछा हुआ है इंपॉर्टेंस, तो आपने नेक्स्ट पहले होम्योस्टेसिस लिखना है, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, और मेन हेडिंग हमेशा सेंट्रलाइज होगी, और सब हेडिंग जो होती है एक्सट्रीम लेफ्ट पर लिखनी है। डेफिनेशन उसकी डिफाइन करना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस या रोल, जो चीज उसने पूछी है हेडिंग, आपने वही बनाकर उसमें इतना लिखें कि कम से कम बहुत ज्यादा जो बुक में मौजूद है, कम से कम। बाज का होता है डिटेल बहुत ज्यादा होती है, उसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट। होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो इतना आप उसमें लिखकर बाकी 1-2 लाइन में लिख लेंगे, थर्मो रेगुलेशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रही है, ऑप्टिमम पीएच, ऑस्मो रेगुलेशन दे रही है, एक्सक्रीशन, टॉक्सिक वेस्ट या इनहिबिटर को रिमूव कर रही है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही आपने स्कीम यूज करनी है। बेटा मैं अगेन बता रहा हूं कि लेंथ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि उसने जो पूछा है वो आपने हेडिंग के साथ लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सिंपल पूछ सकता है व्हाट इज मींट बाय होम्योस्टेसिस, अब इसकी तो बहुत ज्यादा डिटेल है, आपने कितनी लिखनी है, आपने लिखना है होम्योस्टेसिस मेन हेडिंग, डेफिनेशन, टाइप्स में ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, इनकी आगे 1 लाइनर दे दें, 1 लाइनर, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। और इसमें एक लाइन पर ये कम से कम 2 सेगमेंट व्हाट इज होम्योस्टेसिस के आंसर में काफी है, और लेंथ बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं करनी है। बाद का एग्जामिनर इस चीज से भी जो है ना वो एनॉय होते हैं, तंग होते हैं, अच्छा ये इतनी लंबी डिटेल लिख रही है, इतनी ज्यादा है। एग्जामिनर ने देखना है कि जो चीज उसने पूछी है वो लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है। बहुत शॉर्ट भी नहीं करना, उसने अगर पूछा डिफाइन होम्योस्टेसिस, आप जस्ट डेफिनेशन लिखकर बस जी मेरे नंबर मिल जाएंगे। बाज एग्जामिनर इतने नंबर दे देते हैं, लेकिन बाज बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा पढ़ाकू, उन्हें आगे एग्जाम्पल भी दी होती है, उसकी टाइप्स भी दी होती हैं, तो आपने कम से कम डेफिनेशन के साथ टाइप्स जरूर देनी है।
उसकी एग्जाम्पल जरूर देनी है। यहाँ एग्जाम्पल या टाइप्स अगर मौजूद हैं तो उनके नाम जरूर लिखने होते हैं, तो इतनी आपकी लेंथ जरूर होनी चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी याद रखना, डायग्राम बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है नो नीड ऑफ डिस्क्रिप्शन, बच्चों ने फिर भी लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे होते हैं। जिस भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना नो नीड ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ डायग्राम के मार्क्स होंगे, आप पूरा पेपर भर के आ जाएं उसके नंबर नहीं मिलने हैं। जिस क्वेश्चन के एंड पर लिखा ना नो नीड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ड्रा ऑनली, डायग्राम ऑनली, स्केच ऑनली, तो सिर्फ स्केच आपकी चेक होगी। और डायग्राम बहुत बड़ी नहीं बनानी, बहुत छोटी नहीं। बाज़ वक़्त इतनी बड़ी बना देते हैं कि वो काबू में नहीं आती है कि उसको वापस सम अप करें। कम से कम हाफ पेज तक आपकी डायग्राम होनी चाहिए विद इन द बॉक्स, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, आप नियर पीर का, आप चूंकि फीवर किस चीज का चल रहा है एग्जामिनेशन का, तो आपके बच्चों के लिए जो एग्जाम फीवर के नाम से हमने एक प्रोमो कोड बनाया, आप एफएससी कोर्सेज फ्री ले सकते हैं वहां पर, आप वो फ्री कोर्स लें। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड करके नियर पीर के प्लेटफॉर्म पर रखी हुई हैं, आप वहां पर फ्री लें। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि हमारी कोशिश ये है तो कि हम मयारी एजुकेशन को हर बच्चे के डोर स्टेप तक, जो मेरा प्रमोशन वाली वीडियो थी आपने देखी थी ना, कि नियर पीर की कोशिश क्या है कि हम सस्ती और मयारी एजुकेशन को हर बच्चे तक उसकी रिसाई को मुमकिन बनाएं। तो हम यही बना रहे हैं, आपको फ्री में कोई दे रहा है आजकल? जाएं कितने पैसे लेने आपसे, जाके किसी टेस्ट सेशन का पता कर लेना। मजबूरी से लोग फायदा उठाते हैं, हम मजबूरी से फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम आपको फ्री में चीजें दे रहे हैं। तो घर में बैठ के तैयारी करें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर फेसबुक से हमारा एक क्वेश्चन है कि जो फेडरल बोर्ड है इस दफ़ा ई शीट्स यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट थोड़ी सी गाइडेंस चाह रहे हैं कि उनको किस तरीके से फिल आउट करें। हाँ, उसमें ये होता है कि बाज़ का तो ये आपको जो भी शीट है उसमें बाज़ का ये होता है कि एग्जैक्ट लाइनें लगी होती हैं कि इससे आगे आप नहीं लिख सकते। बिलसुस जब हमने अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर दिए थे और बिलसुस जब मैट्रिक के मेरे पेपर हुए थे, मुझे पता है वो दौर के वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से ई शीट की तरह वो हमें पहले से शीट दी होती थी, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है ना तो नीचे 3 लाइनें दी होती है, आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते थे। अब आपने देखना है कि इन 3 लाइनों में क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिखनी है। अगर 2 लाइनों में आप डेफिनेशन लिख दें, 1 लाइन में एग्जांपल सिर्फ लिखते हैं, तो दैट्स एनफ। तो आप उस शीट के मुताबिक, बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लेंथी आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि राइट ए नोट ऑन नेफ्रॉन, राइट ए नोट ऑन नेफ्रॉन, अब ये तो क्वेश्चन इतना लेंथी है, इसमें हमने नेफ्रॉन की डेफिनेशन, नेफ्रॉन की टाइप्स, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के फंक्शन, ये सारी चीजें लिखनी है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर वो 7 पेजों का मैं लिख के आएगा, बाकी पेज तो मुझे जगह ही नहीं बची। तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपने बेटा। यहां पर आपने उस पेपर को, ये टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इसको यूज करता था। मैं हमेशा ऐसे टाइप क्वेश्चन को फेवर करता हूं। यहां से बच्चे की क्वालिटी का पता चलता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। तो आपने क्या करना है, बाकी डिटेल कम करते जाएं। आप नेफ्रॉन जस्ट हेडिंग दें, डेफिनेशन 1 लाइन की डेफिनेशन लिख दी, टाइप्स के सिर्फ नाम लिख दें, देयर आर 2 टाइप्स कॉर्टिकल, इसी तरह से नेक्स्ट आप चले जाएं, फिर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, उसके सिर्फ नाम लिख दें, और फिर उसके बाद काउंटर करंट मल्टीप्लाई ऑस्मो रेगुलेशन वो रोल लिखें, और उसके बाद इट इज ऑस्मो रेगुलेशन इज थ्रू काउंटर करंट, ये सिर्फ जान दें, उसकी आगे डिटेल नहीं लिखना चाहिए। तो जब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो ना तो सब हेडिंग की डिटेल नहीं देते हैं, मेन हेडिंग की डिटेल जरूर देनी है, लेकिन आगे मेन हेडिंग के बाद जो सब हेडिंग आती है ना उनकी डिटेल आपने नहीं देनी है, उनके बारे में सिर्फ 1 लाइनर लिख देते हैं 1 लाइन पर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया राइट नोट ऑन किडनी डिसऑर्डर। अब किडनी डिसऑर्डर तो बहुत ज्यादा है, अब उसमें आपने क्या लिखना है, देयर आर इंट्रोडक्शन, किडनी डिसऑर्डर के टाइप्स, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन की जस्ट डेफिनेशन। अब इसमें मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करना, वो इसकी सब हेडिंग है, उसकी एक्सप्लेनेशन ही, इट इज ट्रीटेड थ्रू लिथोट्रिप्सी, जस्ट इतना काफी है। अब लिथोट्रिप्सी की आप डिटेल लिखना है, नहीं बैठे जाना। फिर आ जाते हैं किडनी फेलियर पर, उस किडनी फेलियर के बारे में ज्यादा आपने डिटेल देनी है, आगे इसकी ट्रीटमेंट पर आप डिटेल थोड़ी कम कर दें। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेपर को क्या स्क्वीज कर सकते हैं। तो ये काम जरूर करना कि मेन हेडिंग जो टॉपिक की होती है ना, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की 4 मेन हेडिंग है, वो मेन हेडिंग बड़ी अच्छी लिखी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इस पर पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पेपर के बारे में वो नियर पीर के प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगा कि इसको भी हमारे कोर्स में शामिल कर लिया जाए, तो वो आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। और एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप फेडरल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर अलग से सेशन करें। इसके अलावा हमारी एक स्टूडेंट हैं अमन शबीर, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, उनका क्वेश्चन सुनिएगा।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, काइंडली ये इन्फॉर्म कर दे कि क्या हम जब शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपने पेपर में तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बेटा जब देखें कि आपको कंफर्म है, मैं हमेशा क्या करता था कि मुझे जिन क्वेश्चन का कंफर्म होता था ये क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, सबसे पहले वो लिखें। जब आपको जिस क्वेश्चन का कंफर्म पता है कि मेरे ठीक है, इसमें गलती के चांस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऐसा करें, मैं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऐड करने जा रहा हूं। आप ऐसा करें, वो क्या करना है आपने कि अगर से फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके आपने टोटल क्वेश्चन करने 8। आप 8 करके नेक्स्ट कितने क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा करने, एक एक्स्ट्रा कर दें मैक्सिमम, या 2 एक्स्ट्रा कर दें। आप 2 की जगह छोड़कर, 2 की जगह आपने ध्यान में रखना कि इसकी कितनी जगह होनी चाहिए, 4 लाइनें, 5 लाइन, 5 लाइनें छोड़कर आप लाइन लगाकर नेक्स्ट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, उसके कंपलसरी क्वेश्चन पहले कर लें। देखो ना कि आप एसेसरी के चक्कर में कंपलसरी छोड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन जो क्वेश्चन पर चले जाएं उसके सारे करें, फिर आखिरी जो एक्स्ट्रा करने उनकी जगह छोड़ दें। उनकी जगह इसलिए छोड़ दें, पहले आप कंपलसरी कर दें, मैं भी ऐसा करता था, पहले कंपलसरी अटेम्प्ट करें, फिर आपके पास टाइम है, वेले बैठे हुए हैं, एग्जामिनर से मिलते कर लें, बाद में 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, उसमें आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें कर लें तो बेटर है, नॉट बेस्ट, बेस्ट नहीं है। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कंपलसरी जितने 8 क्वेश्चन करने वो 8 किए कि नहीं है। ये 8 करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के 6 8 किए कि नहीं किए, उसके नेक्स्ट 6 किए कि, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, चूंकि पार्ट है उनकी, तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, यानी उनके पार्ट के लिहाज से फिर 6 ही हो गए ना। तो ये करने के बाद जो जगह छोड़ी हुई है ना, तो वो आप उस जगह में, ये नहीं कि आप करके फिर एंड पर लिखें अच्छा रेफर टू द एग्जामिनेशन, ये सेक्शन 1, ये चीज बहुत तंग करती है एग्जामिनर को। इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको चेक करता रहे कि इसका नंबर इसने इधर किया है, तो सीक्वेंस चेंज नहीं करना, थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि एग्जामिनर को सेक्शन बड़ी क्लियर नजर आ जाए। आप एग्जामिनर के लिए आसानी करेंगे ना, वो आपके लिए आसानी करेगा। मैं पेपर खुद भी चेक करता रहा हूं, यही करता था कि जो बच्चा सबसे अच्छा लिखा हुआ ना, मैं आंखें बंद कर ऐसे देख रहा हूं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा सेक्शन वाइज किया हुआ, पहला दूसरा 8 क्वेश्चन पूरे किए हुए, वो क्या कर रहे होते हैं, 8 क्वेश्चन पूरे किए हुए, बात का यही गिन रहे होते हैं, 8 किए हुए 2-2 नंबर लगा के पूरे नंबर, बात का अंदर पढ़ भी नहीं रहे होते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है तो आपको बात का एग्जामिनर पढ़ भी नहीं रहा, उसको पता होता है ये बच्चा लायक है, क्योंकि शुरू में आपने अच्छे क्वेश्चन किए होते हैं, आगे ट्रेंड बन जाता है कि बच्चा लायक है, सारे 2-2 नंबर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। थैंक यू सर। मैं तैयबा को अनम्यूट कर रही हूँ, इनका क्वेश्चन सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इम्प्रूवर हूँ और मुझे अभी तक ये भी क्लियर पता नहीं चल रहा कि जस्ट मैंने सेकंड ईयर के पेपर्स देने हैं या पार्ट 1 के भी देने हैं। मेन ये खबरें चल रही हैं ना कि जो इम्प्रूवर्स हैं वो जस्ट सेकंड ईयर के देंगे। तो एक तो मुझे ये बता दें, दूसरा मैंने नियर पे ज्वाइन की हुई है लेकिन मुझे प्रोमो कोड का नहीं पता चल रहा कि कहाँ से मैं शॉर्ट क्वेश्चन निकालूं, कहाँ से MCQs पास पेपर। तो सर इनकी मुझे हेल्प कर दें। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह हम इसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं कि बच्चों की तमाम जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा, हम उन तक ये चीज़ें हैं। अब बात यह है कि जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दें। अभी देखें कि जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्टर ने भी यही आपको गाइड किया था कि दोनों पार्ट की एग्जाम जरूर है, तो बेटा अभी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, अभी पार्ट 2 की एग्जाम है ना, तो पहले पार्ट 2 की तो तैयारी कर लो ना अच्छी थी। अभी पार्ट 2 की तैयारी कर लो, तब तक मे बी को कंफर्म बोर्ड से भी न्यूज आ जाए तो पार्ट 1 की बाद में भी पेपर आने हैं, थोड़ी लेट है ना, तो उसकी तैयारी तो बाद में स्टार्ट करनी है। अभी पार्ट 2 की तैयारी करो, पार्ट 1 के भी अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस के मुताबिक वो चैप्टर तैयार करो, क्योंकि मेडिकल का टेस्ट भी तो देना है ना, तो साथ आपकी PMC की भी तैयारी हो रही है, साथ पार्ट 1 की भी तैयारी हो रही है। और हमेशा यही होता है कि जो पार्ट 2 के पेपर होंगे वो इंप्रूवर के लिए पार्ट 1 भी देना पड़ता है, लेकिन अभी पॉलिसी अभी इस पर डिजाइन नहीं हुई है। मेरी बहुत से बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, लेकिन कहते हैं अभी तक पॉलिसी कंफर्म नहीं है, तो हम कैसे बता दें आपको। अब मैं भी आपको कैसे बता दूं कि बेटा 1 के आप नहीं देनी। इस 605 में जो जो डाला गया है बच्चों को, ये मैं भी इससे बहुत तंग हूं कि बच्चों को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें। बट मैं आपके लिए क्या आसानी कर सकता हूं, वो आसानी ये है कि अगर तो कोई फार्मूला बनता है, ज्यादा चांसेस ये है कि जो प्रोमोट होकर सेकंड ईयर में आए उन्होंने फर्स्ट ईयर के पहले भी नहीं दिए हुए, तो ज्यादा चांसेस
है जो इम्प्रूवर वो वाले हैं जिन्होंने, जैसे इनको पार्ट 2 के पेपर देकर पार्ट 1 के भी नंबर लग जाएंगे, ज्यादा चांसेस इसके हैं कि आप पार्ट 2 के पेपर देकर वही नंबर आपके पार्ट 1 में भी उसी तरह से डिफाइन हो जाएंगे या डिजाइन कर देते हैं। लिहाजा आप परेशान ना हो, पहले सेकेंड ईयर की तैयारी बहुत अच्छी करें। अगर आपकी वो तैयारी कंप्लीट है फिर पार्ट 1 पर चले जाएं, वो चैप्टर पहले तैयार करें जो पीएमसी के सिलेबस में भी हैं, साथ आपकी पीएमसी की तैयारी, तो फिर परेशान क्यों हो रही है? सो डोंट वरी, लेट द टाइम टू कम। ठीक है, थैंक यू सर। और तैयबा आप अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए, आपको प्रोमो कोड के ऊपर गाइड कर देंगे। सर फेसबुक से हमारा एक क्वेश्चन है ज़ेबा का, वो ये पूछ रही हैं कि वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें। हाँ गुड क्वेश्चन है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप, अगर आपके पास नियर पीर की वीडियोस मौजूद हैं तो वहाँ पर भी मौजूद हैं। अब चूंकि बहुत कम वक्त में मैं आपको इतने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा आप ये जहन में ना रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला सर ने बताया था यही आना है। बोर्ड की अब वो पॉलिसी, वो पुराना दौर होता था जब 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता था या 10 नंबर का, तो वो पेट वो गिने चुने क्वेश्चन थे वही उठाए जाते थे। अब कम वक्त में 4 नंबर का हमने क्वेश्चन डिजाइन करना होता है पेपर सेटिंग में। तो जब हम पेपर सेट कर रहे होते हैं बिल्कुल तो पेपर सेटिंग में हम ये देखते हैं कि इस कम टाइम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। लिहाजा छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनका लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, उन पर ज्यादा फोकस करें। जैसे एक बार क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है, राइट ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कोई ये चीज ध्यान में ला सकता है कि इतना छोटा सा क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है? और किसी ने कभी आपको बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड में? आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन वो बोर्ड में आ गया था। क्योंकि यहां से आपने, मैं इसलिए जो भी नियर पीर में मैंने रिकॉर्डिंग की है बेटा, उसकी हेडिंग बना के की हुई है, वो हेडिंग ध्यान में रखे, कुछ भी आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर लेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट के चक्कर में ये होता है कि अगर आपने किसी चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन को एज ए लॉन्ग करें। टेस्ट क्रॉस लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट मूव कर जाए, लॉ ऑफ एग्रीगेशन छोटा है, ये इतना छोटा नहीं है, बहुत लेंथी है, सिर्फ उसमें से कोई क्रॉस आ सकते हैं अप टू F1 F2। इसी तरह से नेक्स्ट आखिर पर जो हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं बिल्कुल, जो क्रॉसिंग आवर है, इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट वो हीमोफीलिया है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसी तरह से डायबिटिस मेलाइटस है। और अगर आपने नियर पीर को ज्वाइन किया बेटा, तो पास्ट पेपर जो मैंने दिए हुए लाहौर बोर्ड के सारे डिस्कस है वहां पर देखने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उनको फोकस रखें। और मैं अगेन बता रहा हूं कि जब आपने एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया ना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है, तो फिर उसमें ये ना चुने इसमें से लॉन्ग कौन आना है शॉर्ट कौन आना है। हर एक क्वेश्चन की हेडिंग याद रखें। अगर वो शॉर्ट आता है तो हेडिंग की डिटेल कम लिखें, अगर लॉन्ग आता है तो डिटेल ज्यादा करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इस आंसर से। थैंक यू सर। मैं एक और स्टूडेंट को अनम्यूट कर रही हूँ, इनका क्वेश्चन सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बता दें क्वेश्चंस में फेडरल बोर्ड के लिए, क्योंकि अब ईशीट्स आ गई इसलिए। ठीक हो गया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम जब आप पेयरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें से, तो हमेशा याद रखना कि अगर आप ये मैंने 1, 2 एंड 3 जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 1, 2, 3 एंड 4, इसी तरह से एक हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने देखो ग्रीन कितने को किया है? 4 को। क्यों किया है? ये 4 को ग्रीन करने का मकसद ये है था कि आप कम से कम 4 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी रखें। 4 लॉन्ग क्वेश्चन की, एग्जैक्ट 3 ही ना करें, 4 लॉन्ग। 3 तो पूरे चैप्टर करें, बाकी चौथा को ऑप्शनल कर लें। इस 15 और 25 को भी ऑप्शनल कर दें। इंपॉर्टेंट जो अभी पूछ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उन चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछें जिनको आपने ऑप्शनल रखा हुआ है। आपने कंफर्म करना है ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 8 में से करने। आपने 19 और 24 को ऑप्शनल रखा हुआ है, तो इसके सिलेक्टिव करें, बाकी पूरे चैप्टर तैयार करें। और टाइम मैनेजमेंट ये है कि हमेशा वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जिसकी लेंथ कम है, जिसकी हेडिंग बहुत अच्छी है, और उसको बहुत कम वक्त में आप बहुत खूबसूरत लिख सकते हैं। ये होती है टेक्निक्स जिससे नंबर लिए जाते हैं। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट में, जैसे मैंने बताया, कोई चीज एक्स्ट्रा ना करें, एक्स्ट्रा ना लिखें। आपको पेपर मिलते हैं तो सबसे पहले आपने लाइनें वगैरह आपकी पहले लगी होनी चाहिए, यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। उसके बाद आप सेक्शन, ये जो भी है, पहले सेक्शन 1 या वो लिखी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1, ये यहां तक लिखा होना चाहिए। बाकी आपने पहले जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें, जो एक्स्ट्रा करने उनका टाइम छोड़ दें।
तो लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद फिर टाइम बचता है तो उसको कर लें, तो बहुत ज्यादा लेंथी ना लिखें, जो भी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उसकी जो जरूरी डिटेल जरूर लिखें। बहुत ज्यादा आपको अगर आता है नेफ्रॉन की बहुत अच्छा आता है तो आप कहते हैं नहीं नेफ्रॉन की मैंने बहुत डिटेल लिखनी है, तो आगे टाइम नहीं बचेगा। हर क्वेश्चन को आपने अपने सामने घड़ी रखें और उसके बाद आप पहले प्रैक्टिस यहां से करके जाएं, यहां से कर जाएं कि लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम कितना टाइम चाहिए होता है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम आधा घंटा चाहिए, घंटा चाहिए, 1.5 घंटा चाहिए, तो आप घड़ी रखेंगे 1.5 घंटा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को देना है। शॉर्ट क्वेश्चन को कितना देना है, हर सेक्शन को इतना टाइम देना है, तो वो आप वो घड़ी पहले से प्रैक्टिस करके जाए। तो यही प्रैक्टिस आपकी टेस्ट सेशन में होगी और टेस्ट सेशन को जरूर ज्वाइन करें। अभी से घर बैठकर आप घड़ी सामने रखें और टेस्ट सेशन लेकर घर में जो टेस्ट सेशन को ज्वाइन करें नियर पीर का, और वहां से टेस्ट लें, और टेस्ट लेने के बाद घर पर आप टाइम रखकर करें। अच्छा सेक्शन 1 में कितना लग रहा है, सेक्शन 2 में कितना लग रहा है, और उसको 3 घंटे के हिसाब से डिवाइड करें और लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये पहले से अभी से तैयारी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा। थैंक यू सर। मैं निम्रा को अनम्यूट कर रही हूँ, इनका भी क्वेश्चन सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मोस्टली तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है मुझे सारे क्लियर हो गए, मुझे तसल्ली बहुत हो गई, खुशी भी बहुत हुई है कि आपने कर दिया। सर मेरा बस एक ही सवाल है कि ना जो एनएमडी कैट है उसमें कह रहे हैं कि आपने केबीके की बुक्स भी करनी है, सिंध की भी करनी है, फेडरल की भी करनी है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब हम मोबाइल में जब बैठते हो तो कहते हैं मोबाइल ही यूज़ करते रहती हूँ, क्योंकि बीच में क्विज़ेस भी होती हैं, उसमें नोट्स भी हैं और पीडीएफ में कुछ बुक्स भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी स्टडी करना पड़ता है, प्रोसीजरल लेक्चर्स भी। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे होना है, ये सब कुछ करना है कि नहीं करना? ठीक हो इसके गया। बारे में प्लीज़ बता दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अक्सर जो मैं तकरीबन 7 साल हो गए मुझे एंटी टेस्ट करवाते हुए, और विद हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर दैट आर माय स्टूडेंट्स, और अक्सर यही क्वेश्चन मेरे सामने आता था, और कि सर कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चीज़ जो भी सिलेबस आपने पहले याद किया हुआ है, पहले उस पर आप फोकस करें। अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो पंजाब बोर्ड बुक को नहीं छोड़ें, चूंकि बेसिक इंफॉर्मेशन वही होती हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं। क्योंकि आप एक नई चीज याद करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, आप कंफ्यूज भी होंगे। तो पहले आपने क्या करना है, जो भी आपने बोर्ड से, आप फेडरल बोर्ड से तो फेडरल की बुक अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहले वो टॉपिक वहां से 100% तैयार कर ले, सारी तैयारी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने दूसरे पंजाब को देखना है। तो उस टॉपिक टू टॉपिक कंपेयर करने, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। जैसे बाज को आता कोई नई चीज आ जाती है, जैसे मैं फेडरल बायोलॉजी के हवाले से बात करूं तो बायोलॉजी में मसल की डिटेल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं जो कि फेडरल में पंजाब में नहीं है। तो आप ज्यादा देखेंगे फेडरल में कुछ डिटेल थोड़ी एक्स्ट्रा भी है। तो अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हो तो पंजाब का जो सिलेबस पहले आप ओके कर लेना, पहले आपको वो तो ओके हो ना, ताकि आपको टेंशन खत्म हो, मुझे पंजाब का आता है, आप तसल्ली हो कि मुझे आता है कुछ हो। उसके बाद फेडरल में कोई चीज एक्स्ट्रा है, कोई एक दो चीजें होती हैं, ज्यादातर एक जैसी है, सिमिलैरिटीज है। मैंने पेपर जो भी देखे हैं पास्ट पेपर, उसमें कोई बहुत ज्यादा फेडरल या पंजाब का चक्कर इतना नहीं चलता है। उसमें ये होता है कि ज्यादातर उसने फोकस होता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन उठाई जाए जो सब में कॉमन होती हैं। और अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक मैंने देखा कि पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, वहां से जो पंजाब की बुक है ना, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर बार का लाइनें भी उठाती जाती है। लेकिन अब चूंकि पीएमसी आ गया, वो यूएचएस में होता था, अब पीएमसी ने इस चीज को खत्म कर दिया। वो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है, कोई बुक की लाइनें नहीं उठा रहा है, एग्जैक्ट बुक की लाइनें नहीं उठा रहा है। तो इसलिए आप पहले अपने सिलेबस जो भी आपने पढ़ा है वो उसको तैयार कर लें, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना, अच्छा वो भी बुक ले लें, 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 ऐसा नहीं करना आपने। आप पहले अपनी बुक को पढ़ लें, उसके बाद फिर अगर आपके पास फेडरल की बुक मौजूद है तो वो टॉपिक सिर्फ उसमें देखें, उसमें कोई नई चीज तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप अपनी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में वो ऐड कर दें, या अगर फेडरल के तो पंजाब से उसमें ऐड कर दें। तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी जो फेडरल और पंजाब में डिफरेंट होगी, लिहाजा इसमें परेशान आने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम इन शॉर्ट क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चन है। डायग्राम बहुत जरूरी नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये डिमांडेड भी नहीं होती है। बिल्कुल पंजाब जो बोर्ड है, जितने भी पंजाब बोर्ड में डायग्राम नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन बाज़ का सिंपल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। वो कैसे आता है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ किडनी। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि ड्रा स्केच ऑफ यूरिया साइकिल।
तो अगर तो ये स्केच आते हैं तो वो बड़े जरूरी हैं, वहां पर आपने स्केच मस्ट बनाना है और स्केच ही चेक होगा। जहां पर लेबल डायग्राम है तो सिर्फ डायग्राम ही चेक होगी, आप बेशक यूरिया साइकिल पूरा एक्सप्लेन करें वो नहीं चेक करेगा एग्जामिनर। वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है राइट नोट ऑन यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल की यहां पर ज्यादा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहां पर डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूरी है, तो डायग्राम यहां पर बनाना जरूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज नेफ्रॉन, गिव इट्स टाइप, तो यहां पर नेफ्रॉन की डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर उसने थ्योरी पर ज्यादा फोकस किया हुआ है, डिफाइन और टाइप्स की तरफ जाना है। तो डायग्राम ना भी बनाए तो कोई जरूरी नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में, जब तक कोई ऐसा स्केच ना आ जाए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फूड वेब, तो फिर फूड वेब बनानी पड़ेगी। यहां पर फूड वेब बना के दिखाना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता। तो बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो डायग्राम के बाद कोई स्केच है, यूरिया साइकिल वो एक्सप्लेन नहीं होता। इसी तरह से फूड वेब एक्सप्लेन नहीं होती है, फूड चेन है वो आप बना के ही शो करेंगे। इसी तो बाज क्वेश्चन पता ही चल जाता है इसमें डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर उसने पूछी हुई है तो फिर बता दे, अदरवाइज ज्यादा डायग्राम पर शॉर्ट क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट ना करें। लॉन्ग क्वेश्चन में जरूरी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में बायोलॉजी की खूबसूरती होती है डायग्राम। अगर उसने पूछी है फिर भी बनानी है, नहीं पूछी तो फिर भी बनानी है। थैंक यू सर। शांसे का फिर से एक क्वेश्चन है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, आप क्वेश्चन सुनिएगा। अस्सलाम सर, मैंने ये पूछना था कि हम एक क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को कितना मैक्सिमम टाइम दें अटेम्प्ट करने के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये बताते हैं। मैक्सिमम टाइम देखें कि आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर अगर उसी को बैठ जाएं तो वो गलत बात है। आप देखें कि से फॉर एग्जांपल आपका 3 घंटे का पेपर है, उस 3 घंटे के पेपर में से फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम भी मैंने वो जो अपनी वीडियो बनाई उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो 2 घंटा या इतने टाइम इसके बनते हैं जो भी है। तो उस टाइम में आपने क्या करना होता है कि आप यही प्रैक्टिस तो आपने घर से करके जानी है। देखें आपकी हर बंदे की राइटिंग स्पीड डिफरेंट है। अब मैं यहां पर एक जनरलाइज कर दूं कि अच्छा एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 2 मिनट देने, 1 मिनट देने, तो जो बच्चा बहुत तेज कर रहा है तो उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप घर पर टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, एक पूरा एफएलपी ले। लेकिन जब आपके नियर पेपर टेस्ट सेशन ज्वाइन करें तो जैसे ही आपको नियर पेपर टेस्ट सेशन या कहीं भी आपने ज्वाइन किया आपको एफएलपी मिलता है, तो एफएलपी में आप देखें कि पहले टाइम नोट करें, आपको टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, उसमें से 30 मिनट एमसीक्यूज के निकाल दें। उसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें आप देखें कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम दे रही है एक शॉर्ट क्वेश्चन को, और पूरे जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर रही हैं उसको कितना टाइम दे रही हैं। फिर नेक्स्ट सेगमेंट और लॉन्ग क्वेश्चन को। अल्टीमेटली होता यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन को आप मैक्सिमम अगर 1-2 मिनट दे दे तो दैट्स एनफ, 2 या 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आप 5-6 मिनट एक ही शॉर्ट क्वेश्चन को लेके नहीं बैठ, तो ये घर से प्रैक्टिस करनी है और उसको स्पीड करना है। आप देखेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम ले रही हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में फिर टाइम थोड़ा कम कर दें, आप उसको स्पीड अप करें, स्पीड से लिखने की कोशिश करें। बट शुरू में स्पीड नहीं देनी, शुरू में प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। शुरू वाले टॉपिक में 1-2 पेजेस पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, थोड़ा सा स्लो रख लें, लेकिन थोड़ा सा आगे मूव करें तो फिर थोड़ा फास्ट कर दें। तो स्लोली फास्ट करना, एक दिन शुरू से आप शुरू हो जाएं, गलतियां करना शुरू कर दे और पेपर प्रेजेंटेशन खराब करते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको घर में करनी पड़ेगी, और इसमें एग्जैक्ट टाइम टू टाइम भी एक मैं वीडियो बना के आपको पेश कर दूंगा नियर पीर के प्लेटफॉर्म से, कि क्या वो इस पर एक पेपर प्रेजेंटेशन पर पूरी एक मैं दे दूंगा, जो लेक्चर दे दूंगा। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा एक चैप्टर को कवर करने में। हाँ, ये क्वेश्चन भी अगेन वेरी करता है कि चैप्टर कौन सा है और स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटीज कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना जल्दी किसी चीज़ को पिकअप कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 15 है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, अब इसको टाइम ज़्यादा लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो अब उस हिसाब से आप टोटल टाइम अपना पहले ये भी डिफाइन करें, टारगेट सेट करना जरूरी होता है। अब मैं भी यही करता था कि मेरे पास अगर 1 महीना है ना तैयारी का, तो मैं पहले अपने उस पूरे सब्जेक्ट के पूरे जो जितना भी कोर्स था, चैप्टर थे, उस चैप्टर को मैं खुद से डिजाइन करता था अपना टाइम टेबल,
कि मैंने ये चैप्टर करने हैं, मेरे पास 1 महीना है, 15 दिन है, 15 दिन के हिसाब से मैं देखता था अच्छा ये चैप्टर मुझे पहले से नहीं आता, फर्स्ट टाइम करना है, इसको मैं कम से कम चलो कितना देता था, 3 दिन देता हूँ या 5 दिन। अगर मेरे पास 5 चैप्टर थे तो 3 दिन देने पड़ेंगे। तो फिर वो स्पीड आपने अपनी टाइम के मुताबिक बढ़ानी है, वो आपने पूरा देखना है 1 महीना आपके पास बचा है या 15 दिन बचे हैं या 20 दिन बचे हैं, उसके मुताबिक कितने चैप्टर आपको तैयार हैं और कितने तैयार नहीं है, कौन सा चैप्टर आप फर्स्ट टाइम करने जा रही हैं। फर्स्ट टाइम जो करने जा रही है ज़रा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे, जो रिपीट कर रहे हैं उसमें 1 दिन में हो जाएगा रिपीट, ठीक है। और जो आप मतलब थोड़ा थोड़ा आपको आता है थोड़ा नहीं आता तो उसमें शायद आपको 1.5 दिन लग जाए। तो ये आपने स्केजल हर वो तो टाइम टेबल मैंने बना के दिया ना, अब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपने ये उसकी जो होती है आपने स्प्लिट करना उसको, उसका कोर्स ब्रेकेज जिसको कहते हैं, कोर्स ब्रेक करना कैसे है, उस ब्रेक को आपने खुद बनाना है, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा आता है और कौन सा कम आता है, कौन सा पहली बार करने जा रही हैं। तो पूरा महीना या 1.5 महीना या 15 दिन या 20 दिन, उस 20 दिन को पर चैप्टर आप डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय अगर आपके 14 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं टोटल सेकंड ईयर में, तो 13 चैप्टर के साथ डिवाइड करें तो आपका तकरीबन कोई 1.7 बनता है। यानी आप एक दिन से ऊपर किसी चैप्टर को नहीं दे सकती, सिर्फ उसी को देना है जो कि लेंथी है, जैसे चैप्टर नंबर 17 है। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक करें अपने कोर्स को ब्रेक करके छोटे छोटे सेगमेंट बना के याद करें। थैंक यू सर। फेसबुक से हमारा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करनी है तो वो भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे, और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो हमारा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से रिलेटेड है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डायग्राम्स के लिए पेंसिल ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर इंक पेन या पॉइंटर वगैरह, क्या आप सजेस्ट करते हैं? ठीक हो गया। अब इसमें ये होता है कि आपने पहले डायग्राम का छोटा छोटा स्केच बनाना होता है, और इंक पेन में बिल्कुल ये होता है कि बाज़ का स्याही फैल जाती है और उसमें आप बिल्कुल डॉट सही नहीं लगा सकते। तो मैं ज़्यादा जो टेक्निक्स यूज़ करता था वो ये होती थी कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंक पेन है, मैंने डायग्राम बनानी है किडनी की, मैं छोटे छोटे इंक पेन के साथ, जो इंक पेन नहीं बल्कि वो पॉइंटर जो होता है, बाल पॉइंट जिसको हम कह रहे होते हैं, वो इसके साथ आप देखेंगे ये छोटे छोटे मैंने ऐसे डॉट लगाकर ना इसको एक मुझे स्केच, प्राइमरी स्केच मिल जाता था। ये प्राइमरी स्केच जब मुझे मिल गया ना, बिल्कुल छोटे छोटे और बहुत ज्यादा आप वो क्लैरिफाई ना हो, जब आपको पता चला अच्छा मेरा स्केच बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इसको क्या करें, इंक पेन के साथ आप इसको या उसी पॉइंटर के साथ थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी आप फीलिंग कर सकते हैं, यहाँ से आपने नेफ्रॉन निकालनी है तो उस जो यूरेटर निकालनी है आप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें रेनल कॉर्टेक्स और ये एरिया डिफाइन करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। वो छोटे छोटे आप डॉट लगाकर ना बिल्कुल विजिबल ना आने वाले, तो उससे ये होगा कि आप अपने इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक ही बार आप अपने इंक पेन यूज कर लिया तो वो स्याही भी फैल गई तो फिर डायग्राम आपकी खराब भी हो सकती है। सो जो बाल पॉइंट है उसको ज्यादा प्रेफर है, उसकी स्याही नहीं फैलेगी, बाकी आप इंक पेन यूज करें, ठीक है। थैंक यू सर। क्वेश्चन का पार्ट 1 था, हमारा एक स्टूडेंट है जो कि पार्ट 1 इम्प्रूव करें इस दफ़ा। हाँ ठीक है, तो उनका ये कंसर्न है कि वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वही देंगे या फिर तमाम सब्जेक्ट्स, वो भी आंसर कर दें। ठीक हो। ये था कि कुछ बच्चे जो इम्प्रूव कर रहे हैं, पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो भी पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनको जो बाज़ का पूरा पार्ट इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको जो बोर्ड की पॉलिसी आनी, अभी तक तो कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं आई है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा उर्दू इंप्रूव कर रहा है तो फिर क्या करेगा, एक सवाल है ना सीरियस कंसर्न का, और ये मेरा बोर्ड वालों से भी सवाल है, अभी तक पॉलिसी इस पर डिफाइन नहीं हुई है रिपीटर के लिए। डिफाइन होगी तो नियत पीर के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई ट्रू, अभी फेक स्टोरियां वैसी आ रही होती हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल बंदा अगर उर्दू ही उसने इंप्रूव करनी थी तो उसको कैसे नंबर देंगे? क्या उसको उर्दू इंप्रूव करने के लिए साइंस का सब पेपर दोबारा से बायो तैयार करके देनी पड़ेगी? नो, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा कोई स्कीम बनाई जाएगी कि उनको इंप्रूव करवाया जाए, उर्दू का भी पेपर होगा। तो अभी रिपीटर के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है, लिहाजा आप रिपीटर जो स्टूडेंट है पहले साइंस की तैयारी 100% रखें। पार्ट 1 का भी पेपर अभी टाइम लगेगा तो थोड़ी थोड़ी तैयारी आप कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ रखें, क्योंकि मे बी ज़ाहिर जिसने इंग्लिश का पेपर सिर्फ इम्प्रूव ही इंग्लिश करनी है तो फिर उसको क्या इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए फिर बायोलॉजी तो नहीं पेपर देना पड़ेगा ना। कोई पॉलिसी बोर्ड बनाएगा तो जैसी कोई पॉलिसी ऐसी आती है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ज़ाहिर है उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट तो सिर्फ इलेक्टिव देने, अभी इस पर पॉलिसी कोई डिफाइन नहीं हुई इम्प्रूवर के लिहाज से। तो डिफाइन होगी तो फिर वो अगर बोर्ड की तरफ से कोई आ जाती है तो फिर आपको प्रोवाइड कर दी। अभी मैं अभी कोई बता दूँ तो वो बात फिर फैल जाएगी। अच्छा सर इमरान ने ये बात बताई थी,
अच्छा ये तो झूठ लिख रही सारी, इमरान झूठ बोलते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो चीज़ कंफर्म होगी बोर्ड की तरफ से वही चीज़ बताऊंगा आपको। तो मैं आपको अभी तसल्लियां झूठियां दे के चला जाऊं तो फिर प्रॉब्लम होगी ना बाद में। तो एक चीज़ मुझे कंफर्म करने दें, लेट मी कंफर्म एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नियर पेयर। सो परेशान नहीं हो अभी। आप जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी 100% करें। फर्स्ट ईयर अभी दूर है, ठीक है, तो तब तक कुछ ना कुछ जल्दी पॉलिसी डिफाइन हो जाएगी। थैंक यू सर। वैसे भी अजम्पशन बेस्ड इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड नहीं करते हैं। जी जी और दूसरे बाकी स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि जो फेसबुक क्लासरूम में नहीं है और जिन्होंने अपनी डिटेल्स शेयर की हैं वो काइंडली अपने फ़ोन पे एक्टिव रहिएगा। आपके काउंसलर्स आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा सर स्टूडेंट्स के ये कंसर्न है कि वो आपके स्मार्ट नोट्स और डायग्राम्स के नोट्स वगैरह हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आप गाइड कर दें फेसबुक क्लासरूम्स की तरफ, और जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से, जो भी नई अपडेट्स आती हैं आप इस तरीके से स्टूडेंट्स को बताते हैं, ताकि उनके ख्याल में भी ये चीज़ आ जाए कि अगर उन्होंने कांटेक्ट करना है तो वो कहाँ पे कांटेक्ट करें, किस तरीके से आपकी इन अपडेट से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। ओके। तो बात यह है बेटा कि आप फेसबुक क्लासरूम हमारे मौजूद है नियर पेयर की। आजकल हर बंदे के पास मौजूद है मोबाइल फ़ोन, नेट भी मौजूद है। आप नियर पेयर नाम लिखें, आपको साइट आ जाएगी, वहाँ पर भी वो ऐड भी चल रहे होते हैं। वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर। उस व्हाट्सअप नंबर पर कंटेक्ट करें। वहाँ पर आप उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आपको जिस बंदे से भी कंटेक्ट करेंगे तो उससे कहें कि हमें फेसबुक क्लासरूम में ऐड करें। आप क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर ही आपको व्हाट्सएप तक भी रसाई मिल जाती है। वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है नियर पीर के वाले से। जो भी हमारे पास जब कंफर्म न्यूज होगी तो हम वही बुलाएंगे। हम देखेंगे जो चीज़ हम आपको फ्री में दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, कोई हमको चीज़ बेच रहे हैं कि हम बच्चों को डरा कर वो बेचेंगे, नहीं, हम चीज़ ही फ्री में दे रहे हैं। तो आप फेसबुक क्लासरूम ज्वाइन करें यहाँ पर, उसके बाद टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। बहुत अच्छे टेस्ट सेशन आपको मिलेंगे। मैं आपको फेसबुक के थ्रू, फेसबुक क्लासरूम के थ्रू नियर पीर, इसी तरह से हम लाइव सेशन दोबारा से भी इंशाल्लाह एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि अरेंज कर दें, ताकि फाइनल आपको एक मोटिवेशन देकर आगे भेजा जाए। और क्लासरूम पर मैं आपको आंसर कर रहा हूं, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप फेसबुक क्लासरूम में जरूर आएँ। जो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें क्या आपको इशू कोई नहीं है। इसमें फेसबुक क्लासरूम में ऐड हों, फिर जो भी वो आपको टर्म एंड कंडीशन बताते हैं उस पर आप पूरा उतरें, और उसके बाद फेसबुक क्लासरूम में आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं। मैं वहां पर शामिल हूँ। मेरी जो भी डायग्राम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे कह रहे हैं शॉर्ट नोट दें, शॉर्ट नोट्स मैंने सारे बना के दिए हुए हैं। बच्चों को शॉर्ट्स नोट मिल रहे हैं, बिल्कुल जो होते हैं ना, जो समरी होती है इस पूरे चैप्टर की शॉर्ट नोट की सूरत में, वो समरी मौजूद है, आपको PDF फाइल की सूरत में मिल जाएंगी। उसके बाद आपको डायग्राम के वाले से भी मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 सेशन रख लूँ, जिस सेशन में आपको डायग्राम बनानी भी सिखा दी जाए। डायग्राम वहां पर आपको क्लासरूम को जरूर ज्वाइन करें। आप जो भी आपको चीज मिलनी है आप क्लासरूम के थ्रू, चूंकि मेरा जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा नियर पीर के साथ कांटेक्ट है, तो मैं नियर पीर के प्लेटफॉर्म से ही आपको मिलूंगा, नियर पीर के प्लेटफॉर्म से ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। तो पहली शर्त यही है कि नियर पीर के प्लेटफॉर्म पर आएँ और वहाँ पर आप FSC कोर्सेज फ्री में लें, एंजॉय करें। यार आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं नियर पीर के प्लेटफॉर्म से, तो फिर और क्या चाहिए आपको, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। और देखेंगे बाकी जिन्होंने मार्केट में चीज़ें सेल करनी है तो उन्होंने आपको प्रेशराइज करके सेल करनी है, तो प्रेशराइज ही होंगे। यहाँ पर हम आपको फ्री में चीज़ें दे रहे हैं, तो कम एंजॉय नियर पीर। और नियर पीर के लिए आप भी आगे इन्वेस्टर बने इसके। नियर पीर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, आप ये चीजें बच्चों को गाइड करें, आप काउंसलर बने। देखो ना, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। जब हम आपकी खिदमत कर रहे हैं कि बेटा आपको हम फ्री में FSC के सारे वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। देखो आजकल के दौर में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, किसी से फ्री में कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो नियर पीर से आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, तो आप अवेल करें। और जब देखें ना कि आप किसी का भला करेंगे, हम आपका भला कर रहे हैं, और खुदा हमारे भले के लिए काफ़ी है, खुदा हमारे भले के लिए काफ़ी है, हम उसी से हमेशा सिला मांगते हैं। तो आपका भला हम कर रहे हैं, तो आप भी क्या करें, दूसरे दोस्तों का भला करें, उनकी तवज्जुह से आपका भला होगा, आपको अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। तो आप ये इंफॉर्मेशन सारी दूसरे बच्चों को गाइड करें कि यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आओ, आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें मिल रही हैं। तो नियर पीर की तरफ आप ज़रूर आएँ। और इंशाल्लाह लाइव सेशन फॉर MD कैट हो रहा है आज 8 बजे।
एमडी कैट के वाले से लाइव सेशन हो रहा है 8 बजे, और बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के वाले से जो लाइव सेशन होता है, चूंकि आपकी बहुत सी जो सवाल जवाब है एमडी कैट कितना जरूरी है, चूंकि बच्चों पर ये भी स्ट्रेस है, वो ऊपर से तमाम अकेडमीज ने एक प्रेशर डाल दिया आपके ऊपर, अच्छा अच्छा हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ नहीं, हम आपको बेहतर गाइड करेंगे, और बेहतर गाइड, हमारा जो फोकस है वो आपकी भलाई है, उसमें बाकी कोई ऐसा सच हमारे आपसे कोई कंसर्न नहीं है। तो उसको भी ज्वाइन करें एमडी कैट लाइव सेशन को, वहां पर भी आपके बहुत से क्वेश्चन है वो आपको आंसर मिल जाएगा। सो जो भी बच्चे मेरे इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं, तो बेटा मैं आपके साथ हूं, और नियर पीर के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह तालीम को हम हर बच्चे तक जो उसको इजी बनाने के लिए, अप्रोचेबल बनाने के लिए उसको हम काम करते रहेंगे। तो इस इन्हीं कंक्लूडिंग मार्क के साथ कि अल्लाह आप सब बच्चों को कामयाब करे, कामयाब करे और कामयाब करे। अल्लाह आपको मेहनत से भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करे, और अल्लाह उन बच्चों को उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें प्रोवाइड करे जिन बच्चों ने दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचा और उनको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि यहाँ पर बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो बेटा अगेन मैं यही कहता हूँ, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, करूँ किस अदा से अदा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू सर, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अली यार ये वीडियो रिकॉर्ड पर लगी है, जो भी इसको कर दें, पॉज कर दें, कंट्रोल की तो किया, लेकिन